हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेयर बाज़ार। आज इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक यहाँ पे कोर्स बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जो एजुकेशनल वीडियो होता है वो आप बिना स्किप करे देखोगे तभी ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप स्किप कर लोगे तो ये जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपको मिस हो जाएगा और फिर आपको बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले ये जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, तो इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस से पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। आखिरकार ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ट्रेडिंग को मैं आपको वापस से यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रेडिंग क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 10 रुपये पे और उसको आपने बेच दिया 15 रुपये पे या फिर 20 रुपये पे, उसको आपने सेल कर दिया। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे 10 रुपये में बाय करा और 15 या फिर 20 या फिर उससे ज़्यादा में आपने प्रॉफिट बना के इसको अपने प्रॉफिट में इसको सेल कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वो जिसमें कि एक दिन जब मार्केट ओपन होता है तभी आपको मार्केट के ओपन होने के एक दिन के अंदर ही आपको बाय की पोजीशन बनानी है, और एक दिन को जो मार्केट क्लोज होता है उससे पहले पहले आपको मार्केट के अंदर पोजीशन को क्लोज करनी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग मतलब सिंपल हो गया कि ये जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग हमारी की जाती है। वही अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो अभी दोस्तों पहले आप इसको सीख लीजिए कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। तो इन्वेस्टिंग अगर आप बात करते हैं तो इसको अंदर होता है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आपको इसको अपने इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए, ताकि इससे अच्छा सा रिटर्न निकल सके। तो आप 1 लाख रुपीज़ को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो आप करोगे शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, जो शेयर मार्केट है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ को करोगे, ताकि आपको 1 लाख से आने वाले टाइम में इसके 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। ठीक है, मतलब जो टाइम रहता है, टाइम के साथ में हमेशा मनी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। ठीक है, अगर हमारा शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके साथ में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, मनी है, वो भी वहाँ से इंक्रीज होगा, जिससे हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग हम शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, और जो इन्वेस्टिंग होती है ये हम इसको करते हैं महीने तक कर सकते हैं, मंथ तक कर सकते हैं, ईयर तक कर सकते हैं, और हम इसको 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक भी कर सकते हैं। ठीक है, 30 ईयर्स तक भी हम इसको कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। तो ये होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का जो बेसिक है कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग के अंदर आपको कम टाइम फ्रेम के अंदर आपको उसको पोजीशन को बनाना है, और मार्केट क्लोज हो उसके पहले अगर एग्जिट करोगे तो आपका इंट्राडे में चला जाएगा, और अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड रखते हो 10 से 15 दिन के लिए, तो वो आपका स्विंग ट्रेडिंग के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग ट्रेडिंग भी होती है। इसका भी बिल्कुल आपको एकदम पूरा कोर्स भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे, जो काफ़ी जल्दी बनाने वाला हूँ। इन्वेस्टिंग के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, तो आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब हम यहाँ पे जो समझने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, तो इसमें आपको एनालाइज करना होता है जो स्टॉक्स होते हैं। आपको पता होगा स्टॉक्स होते हैं, उसके चार्ट होते हैं। ठीक है, वो कैसे मूव करता है, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, मार्केट कैसे चलता है, वो सब कुछ आपको जब टेक्निकल एनालिसिस आप करना सीखोगे उसके बाद में ही आप वहाँ पे चार्ट को एनालाइज कर पाओगे, और आप टेक्निकल एनालिसिस से फिर प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, तो इस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो सीखने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला हम सीखेंगे ट्रेंड के बारे में, कि मार्केट के कैसे ट्रेंड होते हैं, कितने ट्रेंड होते हैं उसके बारे में। सेकंड हम जानेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। थर्ड हम सीखेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में, जो होता है ब्रेकआउट और एक हमारा होता है ब्रेकडाउन। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल अच्छे से। एक होता है हमारा फोर्थ अभी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ गया। 5 हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न, और इसके साथ में ही आपको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानना ज़रूरी रहता है, जो आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ये भी कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट जो है आपको टाइम फ्रेम, इसको सिलेक्ट करना आना चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 7 जो पार्ट्स रहेंगे वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अभी आपको सबसे पहले जो बता रहा हूँ मैं ट्रेंड के बारे में बताता हूँ कि मार्केट का अंदर ट्रेंड क्या होता है।
तो यहाँ पे इसको अच्छे से आप समझना कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है यहाँ पे ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को आप कैसे समझ सकते हो, तो ट्रेंड के अंदर मार्केट के अंदर कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट के अंदर 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। आपने देखा होगा मार्केट एक हमारा चलता है अप साइड में डायरेक्टली, और वो आपको मतलब इस जगह से जैसे कि 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और ये आपका यहाँ पे 200 तक चला गया, ठीक है। तो एक होता है, इसको बोलते हैं हम, जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बुलिश मार्केट, ठीक है। ये हमारा बुलिश मार्केट भी इसको बोल सकते हैं। तो अभी हमारा जो पहला ट्रेंड हो गया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अप ट्रेंड। सेकंड जो ट्रेंड होता है वो मार्केट, अगर मान लीजिए इस जगह पे हमारा मार्केट चल रहा है 200 पे, और मार्केट यहाँ से गिरते हुए नीचे आ गया और 100 के लेवल तक आ गया, ठीक है। तो ये जो हुआ इसमें क्या हुआ कि मार्केट गिरा है नीचे, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है, जिसको कि हम बेरिश मार्केट भी बोलते हैं। इसको हम बेरिश मार्केट भी बोलते हैं, जिसमें कि प्राइस नीचे गिरता है। तो पहला हो गया अप ट्रेंड, सेकंड हो गया डाउन ट्रेंड, और थर्ड जो है वो उसको बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। जैसे कि ये साइडवेज ट्रेंड, इसमें क्या होता है, मार्केट मान लीजिए एक कोई रेंज बन गई 100 रुपीज़ पे और यहाँ पे ऊपर 200 पे। अब मार्केट क्या करता है, इतने इतने जोन के अंदर ही चलता है। मार्केट 200 तक जाता है, 100 तक जाता है, इस तरीके से मार्केट चलता है। और ये एक मतलब कंसोलिडेट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है मार्केट। ना तो मार्केट ऊपर की ओर निकल रहा है 200 के लेवल से, और ना मार्केट 100 के लेवल से नीचे गिर रहा है। इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट लेवल, जिसको भी साइडवेज ट्रेंड भी बोलते हैं। तो ट्रेंड ये 3 प्रकार के हो गए हमारे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अभी इसको मैं आपको और भी अच्छे से बताता हूँ कि अप ट्रेंड के अंदर मार्केट कैसे चलता है, ठीक है। तो दोस्तों अप ट्रेंड के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। मार्केट हमेशा एक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए 100 के लेवल पे है, ठीक है, इसको हम 100 का लेवल मान लीजिए। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल रहा है और यहाँ पे आके मार्केट क्या करता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिसने कि यहाँ पे एंट्री बनाई होती है, वो यहाँ पे जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करता है। उसकी वजह से प्राइस जो है थोड़ा सा हमको रिवर्स होते हुए नज़र आता है, ठीक है। तो ये इसने बना दिया इसका हायर हाई, और ये फिर यहाँ से क्या होता है कि प्राइस इतना वापस से नीचे आता है। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए वो लोग इस जगह पे एंट्री करने का सोचते हैं और यहाँ पे एंट्री करते हैं, जिससे क्या होता है प्राइस यहाँ से वापस से ऊपर निकल जाता है, और इसका जो पहले वाला जो हाई था, जो इसका हायर हाई बना था, उसको ब्रेक करने के बाद में प्राइस और ऊपर निकल जाता है और एक नया हमारा यहाँ पे हायर हाई बन जाता है। और यहाँ से जहाँ से ऊपर निकला था ये हमारा हायर लो बन जाता है। फिर यहाँ पे जिसने एंट्री करी होगी वो क्या करता है, यहाँ पे जाके वापस से अपने प्रॉफिट को बुक करता है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा वापस से हमको नीचे और गिरते हुए नज़र आता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि इसका जो हायर लो है वो यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो इसका हायर लो इस लेवल पे है ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे पहले ही यहाँ पे वापस बायर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं, और ये जो इसका हायर हाई था इसको ब्रेक करने के बाद में एक वापस नया हायर हाई यहाँ पे बना देता है। फिर इसी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चलता है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया अप ट्रेंड के अंदर जो हमारा हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट चलता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड को हम बोलते हैं अप ट्रेंड, और मार्केट सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर भी चलता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट कैसे चलता है तो वो आप देखिए। तो यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर तो आपको हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकलता है, ये अप ट्रेंड के अंदर होता है। अभी डाउन ट्रेंड के अंदर इसका अलग होता है। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये 200 पे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। अभी 200 से क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट हमेशा नीचे गिरता है। तो 200 से मान लीजिए प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा, तो इसने यहाँ पे एक लोअर लो बना दिया, और फिर क्या करेगा कि ये एक लोअर हाई बनाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर ये बनाएगा लोअर हाई, मतलब प्राइस यहाँ पे थोड़ा वापस से अगर सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे कुछ लोग खरीद रहे हैं, इसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये 200 से 180 तक प्राइस नीचे गिर गया, और 180 से वापस प्राइस के अंदर बाइंग हुई और प्राइस वापस से चला गया 190 पे। अब क्या होगा, जो यहाँ पे सेल नहीं कर पाए वो यहाँ पे 190 पे वापस सेल करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब सेल करेंगे तो ये हमारा लोअर लो बन गया, तो ये हमारा लोअर हाई बना हुआ था, ठीक है। अभी वापस से यहाँ पे सेल हो रहा है, तो यहाँ पे वापस से हमारा ये यहाँ पे लोअर हाई बन गया, और प्राइस जब इसने अपने लोअर लो को वापस से ब्रेक करा और ये एक हमारा लोअर लो न्यू बन गया।
तो यहाँ पे हमारा लोअर लो बन गया वापस से। फिर क्या होगा, प्राइस इसका लोअर लो को ब्रेक करने के बाद एक नया लोअर लो बनाएगा। उसके बाद में प्राइस यहाँ से वापस से थोड़ा रिटेस्ट करेगा या फिर पुल बैक लेगा और ऊपर जाएगा प्राइस, लेकिन अपना जो लोअर हाई था उसको ब्रेक ना करके उससे पहले ही वापस से प्राइस नीचे गिर जाएगा और अपना जो लोअर लो बनाया हुआ था इसको ब्रेक करने के बाद में एक नया लोअर लो बनाएगा और यहाँ पे वापस से लोअर हाई बन चुका है। वापस प्राइस ऐसे जाएगा और लोअर हाई बनाएगा और वापस इसको ब्रेक करेगा लोअर लो को। तो ये हमारा होता है डाउन ट्रेंड के अंदर, जिसको कि हम लोअर लो और लोअर हाई भी बोलते हैं, ठीक है। इससे हमको समझ में आता है कि मार्केट जो है हमारा गिर रहा है इस पैटर्न के फॉलो करते हुए, जो प्राइस एक्शन है उसके अंदर। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हायर हाई का भी मैंने आपको बता दिया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप जो है ये साइडवेज को भी समझ लीजिए कि साइडवेज कैसे रहता है मार्केट। तो मान लीजिए ये अपना एक लेवल है जहाँ पे प्राइस जो है इस लेवल पे फंसा हुआ है। प्राइस ना तो इस लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है और ना ही इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करता है। जैसे कि ये 200 का लेवल है और ये 100 का लेवल है हमारा। प्राइस यहाँ से 100 के लेवल से ऊपर जा रहा है, 200 से वापस से नीचे आ रहा है, 200 से वापस से ऊपर जाके हमेशा ऐसे इस तरीके से इस ट्रेंड के अंदर ही हमारा प्राइस चल रहा है 100 और 200 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में प्राइस चल रहा है, इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, जो कि एक स्टॉक के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर किसी के भी अंदर आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं हमारा यहाँ पे जो ट्रेंड था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ, सपोर्ट मार्केट के अंदर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल और एक आपको रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों सपोर्ट लेवल ये होता है, मतलब जहाँ पे प्राइस आने के बाद में हमेशा ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बायर्स लोग रहते हैं जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। किस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे हमेशा बायर्स रहते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे हमेशा सेलर्स रहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पे हमेशा सेलर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, प्राइस को नीचे गिराते हैं। अभी इस तरीके से आप समझ गए होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को। अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे स्टॉक मार्केट का एक चार्ट ओपन है, जिसके अंदर आप अगर देखोगे प्राइस, तो प्राइस स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से आपका लाइन बनी हुई रहती है, जिसमें कि आपके लेवल्स बने हुए होते हैं। अभी ये लेवल कैसे काम करते हैं, तो रेजिस्टेंस लेवल वो होते हैं जहाँ पे प्राइस आने के बाद में रेजिस्टेंस दिखा के प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है। जैसे कि इस लेवल पे आया, ये हमारा 100 का लेवल था। यहाँ से आने के बाद प्राइस नीचे गिरा, वापस से ये प्राइस ऊपर जाएगा और इस लेवल पे आने के बाद वापस से नीचे गिरेगा। मतलब इस जगह पे लोग सेल करते हैं स्टॉक, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस जो है ये नीचे गिरता है। वो हमारा 100 का लेवल हो गया। इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल। और सपोर्ट लेवल उसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए इस जगह पे एक और हमारी लाइन है जहाँ से प्राइस इधर आ रहा है, इधर से प्राइस ऊपर निकल रहा है, प्राइस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से वापस से ऊपर निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल। जहाँ से क्या है कि एक जगह पे ऐसा है जहाँ पे बायर्स लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं और उधर से प्राइस अपसाइड का मूवमेंट देती है, ठीक है। लोग जब खरीदेंगे तभी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर लोग बेचेंगे तो हमारा प्राइस यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से अगर मार्केट के अंदर देखते हैं हम, तो मार्केट जैसे कि यहाँ पे हम लेवल बना देते हैं, ये 100 का हो गया, 200 का हो गया, 300 और 400। कुछ राउंड नंबर होते हैं जो कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जैसे कि 500, 400। इस तरीके से अगर स्टॉक्स के अंदर देखें तो वो एक राउंड नंबर की तरह काम करते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी वो काम करते हैं। अगर 300 से हमारा प्राइस चल रहा है, 300 से अगर प्राइस मार्केट नीचे गिर रहा है, तो वो अगर 200 तो उसका सपोर्ट लेवल है। अगर हम पास्ट के डाटा के अंदर देखेंगे कि हमको वहाँ से प्राइस ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो वो हमको यहाँ पे इजीली फाइंड हो जाएगा। लेकिन सपोर्ट लेवल आप कब बोल सकते हो, जब बाज़ार एक बार ऊपर जाए, उसको आप सपोर्ट नहीं कंसीडर कर सकते। बाज़ार यहाँ पे वापस से अगर नीचे आए, इस जगह पे वापस थोड़ा रुके या फिर यहाँ से वापस से एक अपसाइड का मूवमेंट दे, तो हम इसको सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है। फिर क्या होता है, एक और बात समझिए, आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया और अभी आप कुछ इस तरीके से इसको समझिए कि मान लीजिए ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, बाज़ार यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आने के बाद बाज़ार ऊपर जा रहा है, वापस से अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, बाज़ार ऊपर जा रहा है। जब ये सपोर्ट लेवल हमारा जो बना हुआ है बाज़ार के लिए, वो अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है इस लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सेलिंग करेंगे लोग,
क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमेशा प्राइस ऊपर जा रहा था, तब हमको बायर्स को प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन सेलर्स को कब प्रॉफिट होता है? जब बाजार नीचे गिरता है। तो सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है ना, उसके बाद में बाजार एक नीचे हमको मूवमेंट देता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे सेल करते हैं। जो यहाँ पे खरीदने का प्लान करते हैं वो भी यहाँ पे सेलिंग का प्लान करने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बाजार तेज़ी के साथ में नीचे गिरता हुआ हमको नज़र आता है सपोर्ट के लेवल से, ठीक है। और सपोर्ट के लेवल पे अगर बाजार रहता है कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बाजार अपने सपोर्ट के लेवल से एक अच्छा सा मूव दे रहा है, वापस अपने सपोर्ट पे आने के बाद मूव दे रहा है, वापस सपोर्ट पे आने के बाद मूव दे रहा है, मतलब ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो जो यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं वो फिर यहाँ पे ख़रीदना बंद कर देंगे। अगर ये जैसे ही यहाँ पे टूटा तो फिर इसको ख़रीदना बंद कर देंगे। फिर क्या होगा, बाजार अगर नीचे गिरेगा तो बाजार वापस से अपने सपोर्ट पे आने का कोशिश करेगा। जो इसका सपोर्ट था वो अभी क्या बन गया, वो यहाँ पे हमारा बन गया है रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। ये अब बन गया हमारा रेजिस्टेंस का लेवल, जहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट दिखा रहा था। अभी अगर प्राइस वापस से इस जगह पे आएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा प्राइस, जहाँ से प्राइस वापस से मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। तो हमेशा जो भी एक सपोर्ट लेवल रहता है जहाँ पे प्राइस हमेशा आके ऊपर निकलता है, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि वो हमारा फिर यहाँ पे वापस से जब प्राइस आता है तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है, जहाँ से बाजार वापस से गिरता है, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल है, बाजार हमारा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो अपने रेजिस्टेंस से बाजार हमेशा क्या होता है, बाजार नीचे गिरता है। तो यहाँ पे देखिए बाजार नीचे गिर रहा है, फिर वापस से बाजार अपने रेजिस्टेंस पे जाता है, तो प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे वापस से रेजिस्टेंस लेती है। सेलर्स लोग यहाँ पे सेलिंग के पोजीशन बनाते हैं, जिसकी वजह से बाजार वापस नीचे गिरता है। फिर क्या होता है, जब अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो इसके बाद में एक नया ट्रेंड चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मतलब फिर अप ट्रेंड चालू हो जाता है और बाजार यहाँ पे ऊपर निकल जाता है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे हमेशा सेलिंग करते थे वो अब यहाँ पे बाय करेंगे, अगर ये हमारा इसका रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया तो, ठीक है। तो जैसे ही वापस से अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे अगर ये इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से वापस से आपको एक बाइंग होती हुई नज़र आ जाएगी। तो इसलिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरीके से भी आपको समझना आना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल ही नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट या फिर ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये हमेशा इस तरीके से ही नहीं रहता। कभी कभार क्या होता है, मार्केट मैंने जैसे कि बता दिया कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर मूव करता है तो हमारा सपोर्ट लेवल कुछ इस तरीके से भी बनता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि ये अप ट्रेंड लाइन है, मतलब ये बाजार को ऊपर निकाल रही है, मतलब ये नीचे से इस तरीके से बन रही। जब भी बाजार इस लेवल पे आ रहा है, इस अपने ट्रेंड लाइन पे, तब यहाँ से ये लोग खरीदना चालू करते हैं, जिसकी वजह से बाजार ऊपर निकलता है, ठीक है। तो इसको हम अप ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो कि बाजार को ऊपर की ओर निकालती है प्राइस जब भी अपना ट्रेंड लाइन पे आती है तब। और जैसे ही सपोर्ट लेवल टूटता है ट्रेंड लाइन का भी, तो सेम इसको भी रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है और बाजार वापस से नीचे गिर जाता है, ठीक है, जब ये टूटती है ट्रेंड लाइन। तो सेम इसी प्रकार से अगर मार्केट यहाँ पे मार्केट ऐसे कंटिन्यू नीचे गिर रहा है तो भी इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन बनती है, जो कि आपको अप साइड के लेवल से इस तरीके से बन सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा बाजार ऊपर जा रहा था तो इस तरीके से बनी थी, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड के अंदर देखे हुए तो इस तरीके से बाजार के अंदर बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे बाजार ने हाई लगाया, फिर बाजार गिरा, थोड़ा ऊपर आया, अपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का वापस से रेजिस्टेंस लिया, वापस से बाजार ऊपर आया, यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस लिया, मतलब इस जगह पे आने के बाद लोग सेल कर रहे हैं। तो ये हमारी एक डाउन ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड लाइन जो होती है वो बन गई हमारी, ठीक है। तो ये भी हमारी एक ट्रेंड लाइन की तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। इसको भी जब ये बाजार ब्रेक करेगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक ले और अपने ट्रेंड लाइन पर आने के बाद में प्राइस वापस से एक अच्छा सा मूव हमको दिखा दे ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अभी मैंने आपको जो चार्ट के अंदर बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब ब्रेक होता है, इसके बाद में क्या होता है, अगर ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है, ये अगर नीचे टूटता है तो ये हमारा कहाँ पे टूटा, तो ये नीचे की ओर टूटा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। इसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल था वो टूट चुका है, ठीक है। और अभी ब्रेक डाउन और दूसरा मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का लेवल आपका बना हुआ है, बाजार नीचे हमारा चलते हुए ऊपर आ रहा है और बाजार अपने जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको ऊपर की ओर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा हुआ है ब्रेकआउट और ये हुआ हमारा ब्रेक डाउन। मतलब अगर यहाँ पे देखिए कि अगर ये सपोर्ट लेवल नीचे की ओर टूट रहा है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल था जहाँ से प्राइस ऊपर निकल रहा था हर बार, लेकिन ये टूट गया है, तो ये हमारा हो गया ब्रेक डाउन, जिसको कि बोलते हैं, अगर हमारा सपोर्ट लेवल टूटता है तो ब्रेक डाउन इसको बोलेंगे। अगर हमारा यही सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का जो लेवल था ये अगर ऊपर की ओर टूटता है तो इसको बोलेंगे ब्रेकआउट, ठीक है। जो कि अगर कोई
स्टॉक या फिर किसी के भी अंदर ब्रेकआउट होगा तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से फिर बायर्स लोग अपनी पोजीशन बनाने लग जाते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस का लेवल टूटता है या फिर अगर सपोर्ट का लेवल टूटता है तो सेलर्स पोजीशन बनाना लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दिया, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी आपको बता दिया। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है इसको मैं आपको मोबाइल के थ्रू समझाता हूँ। बाकी के जितने भी है ये आपको मोबाइल की स्क्रीन पे समझाता हूँ। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और कैंडल को कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। तो ये जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो चार्ट एनालाइज करना होता है या फिर कैसे ग्रीन कलर में कैंडल बायर्स को शो करती है या फिर रेड कलर कैंडल्स सेलर्स को शो करती है, वो हमको यहाँ पे कैसे आसानी से समझ में आता है वो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। अभी आपके सामने ये कैंडल दिख रही है, लेकिन अगर ये वीडियो पूरा देखोगे ना तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैंडल बनती कैसे है। मैं आपको यहाँ पे पूरी बताऊंगा कि कैंडल बनती कैसे है। ये नहीं समझाऊंगा कि ग्रीन कलर की कैंडल कैसे ग्रीन कलर की रहती है, रेड कलर की कैंडल कैसे रेड सेलर्स की कैंडल रहती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये कैंडल्स बनती कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा कैंडल्स के साथ में, हाई, लो, क्लोज, ओपन और लोअर शैडो, रियल बॉडी, ये यहाँ पे। ठीक है, मैं आपका सबसे पहले बेसिक से डाउट क्लियर करता हूँ कि इस कैंडल के अंदर आपको अलग अलग जो टाइम फ्रेम होता है उसमें अलग अलग कैंडल्स शो होती है। ठीक है, अभी जैसे कि इस कैंडल को हम मानते हैं एक दिन की कैंडल है, पूरे दिन की कैंडल ये मानते हैं, 1 डे का कैंडल ओपन है। तो इस एक दिन में ये जो पूरा मार्केट चला ना, वो पूरा हमको एक कैंडल से भी ये पता लगाया जा सकता है कि कैंडल के अंदर एक दिन के अंदर क्या हुआ था। सेम हम रेड कैंडल के भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम पूरा एक दिन का डाटा पूरा देख सकते हैं। और ये कि ये कैंडल अगर 5 मिनट के अंदर दिखे तो 5 मिनट के अंदर क्या हुआ था वो भी हम यहाँ पे आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा कि सबसे पहले यहाँ पे बॉडी क्या होती है कैंडल की। ठीक है, तो बॉडी को समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना होगा कैंडल का जो कलर होता है, एक होता है हमारा ग्रीन कलर, दूसरा होता है रेड कलर। ग्रीन कलर की कैंडल जब बनती है तब प्राइस एक जगह पे ओपन होता है, जैसे कि 100 रुपये पे प्राइस ने ओपनिंग करी और उसका प्राइस 100 रुपये से ऊपर गया और वहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग करी, मतलब 101, 102, जहाँ पे भी कैंडल क्लोज करेगी 151, 200, जहाँ पे भी कैंडल क्लोज करेगी वहाँ पे जो उसका कलर बनेगा वो ग्रीन कलर में बनेगा, क्योंकि जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था 100 रुपये पे उससे ऊपर की ओर मार्केट में कैंडल क्लोजिंग हुई है। सेम रेड कलर में अगर 100 रुपये पे ओपनिंग हुई है कैंडल और उसका प्राइस नीचे गिर गया है और नीचे क्लोजिंग दे दी, जैसे कि 98, 95, 92, जितने भी 100 रुपये से नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी तो वो वहाँ पे कलर रेड आ जाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले ग्रीन कलर में मतलब क्या होता है, बाज़ार ऊपर की ओर गया, यहाँ पे प्राइस बढ़ा हमारा। रेड कलर का मतलब होता है बाज़ार में नीचे आई, सेलिंग आई और यहाँ पे प्राइस हमारा फॉल हुआ है। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल बेसिक ये याद रखना। अभी हम समझते हैं जो कैंडल की बॉडी होती है उसको। अब कैंडल ने यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट के अंदर कुछ नंबर्स लिख के बताता हूँ। मान लीजिए ये जो आपका लेवल है 100 रुपीज़ का, ठीक है, ये आपका लेवल है 100 रुपये का। ठीक है, ये सेम कैंडल इसके लिए भी याद रखना। और ये जो लेवल है ये आपका है 200 रुपये का। ठीक है, ये कैंडल का लेवल है 200 रुपये का, इसके लिए भी। अभी कैंडल ने जो ओपनिंग दी वो हमारी 100 रुपये पे दी और कैंडल क्लोजिंग दी वो 200 पे दी, मतलब 100 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दी, तो इसलिए यहाँ पे जो बॉडी बनी वो ग्रीन कलर की बनी। तो इसको ही हम बॉडी बोलते हैं कैंडल की। ठीक है, ये क्या हो गया पूरा ग्रीन कलर का, ये बॉडी हो गई। रेड कलर में यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे रेड कलर ने कैंडल ने ओपनिंग दी, यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो इसका जो कलर बना वो रेड बना, क्योंकि 200 रुपये से 100 रुपये तक यहाँ पे फॉल हमारी मार्केट के अंदर देखने को मिल गया था, तो इसलिए इसका जो कलर बना वो रेड बना। और इसकी बॉडी को भी हम बोलते हैं, जो इसकी बॉडी बनी रेड कलर में, इसको हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे हाई और लो ये भी 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ग्रीन कलर के अंदर भी हाई लो होता है, रेड कलर के अंदर भी हाई लो होता है। अभी इसको हम कैसे समझ सकते हो, तो मार्केट के अंदर कैंडल का ओपनिंग हुआ इस लेवल पे, जो कि यहाँ पे हमने बताया था 100 रुपीज़ पे। अभी प्राइस यहाँ से पहले मार्केट के अंदर हमको 100 रुपीज़ से प्राइस नीचे गिरा, जो कि हम यहाँ पे मान सकते हैं 90 रुपये, यहाँ पे कि 90 रुपये तक बाज़ार नीचे आया।
तो बाज़ार कितना लो आया, 100 रुपये से 90 रुपये तक। उसके बाद में बाज़ार ने क्या हुआ, 90 रुपये से बहुत लोगों ने यहाँ पे ख़रीदारी करी, उसकी वजह से जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ऊपर चला गया बाज़ार। और बाज़ार कहाँ तक ऊपर गया, उसके हाई लेवल तक। इसने हाई जैसे कि लगा दिया यहाँ पे 210 का, ठीक है, ये इसने यहाँ पे हाई लगा दिया। और जब बाज़ार क्लोजिंग हुई तो इसने कहाँ पे क्लोजिंग दी, 200 पे। मतलब इसने एक अपना लो लगाया था बाज़ार में एक दिन के अंदर जो कि 90 रुपये का था, और हाई लगाया था जो कि 210 रुपये का था, ठीक है। लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग हुई वो इसके जहाँ पे हाई लगाया था उससे नीचे हुई। उसके नीचे हुई तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक शैडो बन गई। तो इसी को हम बोलते हैं अपर शैडो। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा अपर शैडो। तो ये हमारी अपर शैडो हो गई, ये हमारी लोअर शैडो हो गई, जो कि ये नीचे दिख रही है जो कि लो लगाया है, ये हमारी लोअर शैडो। जो अप साइड में दिख रही है जो कि हाई लगाया है वो हमारी यहाँ पे अपर शैडो, क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर है इसीलिए अपर शैडो, इसमें बॉडी के नीचे है इसीलिए लोअर शैडो, ठीक है। सेम रेड कैंडल के अंदर भी देख सकते हैं, इसका जो अपर शैडो रहेगा वो इसकी ओपनिंग प्राइस थी, उससे इसने ऊपर तक गया, इसने इतना हाई लगाया। उसके बाद में यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई मार्केट के अंदर, जो इसका ओपनिंग था उससे नीचे बाज़ार गया, और बाज़ार ने कहाँ तक नीचे गया, वो इसके लो तक गया, ठीक है। इसके लो से क्या हुआ कि यहाँ से वापस बाइंग हुई, और जब बाज़ार बंद होने वाला था तो यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई वो इस लेवल पे हो गई। इसका मतलब ये कि इसकी लोअर शैडो यहाँ पे ये बताती, शो कर रही कि बाज़ार एक दिन के अंदर कितना नीचे लो लगाया था, उसके बाद में कहाँ से बाइंग हुई थी, ठीक है। ऊपर सेम ऐसे ही हाई लगाया था, उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग हुई। तो ये हमारी ऊपर अपर शैडो और यहाँ पे लोअर शैडो, दो तरह की शैडो हमारे मार्केट के अंदर हो गई, ठीक है। बॉडी को जैसे कि मैंने बता दिया, ग्रीन कलर की कैंडल को, इसकी बॉडी ग्रीन कलर की है, रेड कलर के अंदर रेड कलर की बॉडी है। रेड कलर शो करता है प्राइस में गिरावट, और ग्रीन कलर शो करता है प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट आया अप साइड में, और प्राइस यहाँ से बढ़ा है। अपर शैडो जो कैंडल के ऊपर की ओर आपको दिख रही है पतली सी डंडी, उसको अपर शैडो, और लोअर शैडो बोलेंगे कैंडल के जो नीचे की ओर दिखेगी वो उसको हम लोअर शैडो बोलेंगे, जो कि हमको यहाँ पे बताएगा कितना प्राइस ने लो लगाया, और अपर शैडो हमको बताएगा कितना प्राइस ने हाई लगाया। और जो कैंडल की बॉडी होती है वो हमको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बताती है। अगर रेड कलर में है तो नीचे क्लोजिंग हुई है, और अगर ग्रीन कलर में है तो ऊपर की ओर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये हमको यहाँ पे कैंडल से समझ में आ चुका है। अभी हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं मार्केट के अंदर कि कैसे यहाँ पे सेलर्स और बायर्स अपनी कैंडल को फॉर्मेशन करते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे कुछ चार्ट्स के अंदर बताता हूँ। अभी हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे, तब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हम यहाँ पे 1 डे के अंदर देखते हैं। तो ये 1 डे के अंदर जो कैंडल दिख रही है आपको, ये सिंगल कैंडल आपको एक दिन का डाटा शो कर रही है कि एक दिन में मार्केट जब ओपन हुआ था 9:15 पे, वहाँ से लेके 3:30 तक मार्केट ने कैसे बिहेव किया वो आपको यहाँ पे एक सिंगल कैंडल भी शो करती है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी आपको कैंडल दिख रही है ये एक दिन की कैंडल है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये इस बात का ध्यान रखना है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग कैंडल बनेगी। अब जैसे कि यहाँ पे 1 डे के अंदर देखते हैं, तो 1 डे के अंदर हमको ये कैंडल शो हो रही। अब यहाँ पे हमको ये क्लियर समझ में आ रहा है कि इस दिन में क्या हुई है, सेलिंग हुई है, क्योंकि बाज़ार में यहाँ से गिरावट आई है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ प्राइस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि इसमें मार्केट ने ओपनिंग दी थी इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे बाज़ार खुला था जो कि है 23,189 पे। बाज़ार ऊपर कहाँ तक गया था, यहाँ पे बायर्स ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की 23,216 तक। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, और सेलिंग हमारी किस लेवल तक आई, तो इसने सेलिंग आई तो बाज़ार ने लो लगाया 22,859, यहाँ पे लो लगाया। उसके बाद में यहाँ से बायर्स लोग एक्टिव हुए। तो बायर्स ने जब मार्केट क्लोज हो रहा था उससे पहले मार्केट कहाँ तक क्लोज हो गया, 22,902 के लेवल पे। मतलब पूरे दिन में सेलिंग हुई है, और नीचे के लेवल पे थोड़ी सी बाइंग हुई थी, और ऊपर से आपको सेलिंग यहाँ से देखने को मिल गई थी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे शो कर रही है एक कैंडल की इस दिन मार्केट के अंदर कैसे सेलिंग हुई थी, ठीक है। ऐसे ही अभी अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं, जब ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगी। जैसे कि ये आपको मैं ग्रीन कलर में कैंडल है दिख रही है, आपको इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। तो मार्केट के अंदर ग्रीन कलर की कैंडल है, मतलब बाज़ार ओपन इसके बॉडी से हुआ, वो यहाँ से अभी बाज़ार के अंदर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, मतलब बाज़ार इसके प्राइस से ऊपर गया, जो कि 22,662 का प्राइस था, उससे ऊपर गया, मतलब 22,834 तक प्राइस इसका गया। तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है।
लेकिन इसने लो कहाँ तक लगाया था वो भी यहाँ पे हमको जो इसके लोअर विक्स है वो यहाँ पे शो कर रही है 22,600 का, वो यहाँ पे इसके लोअर विक्स शो कर रही है। इसके बाद में इसने जो हाई लगाया था वो हमको यहाँ पे दिख रहा है 22,860 का हाई इसने लगा दिया था कैंडल ने। और जब बाज़ार बंद हो रहा था तब यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आई, जो कहाँ तक लेवल पे आई 22,834 तक सेलिंग आ गई थी। तो ये हमको एक दिन की कैंडल शो कर रही है। ऐसे ही मैंने आपको ग्रीन कलर की बता दी, रेड कलर की बता दी। अभी मैं आपको कुछ अलग कैंडल बताता हूँ। जैसे कि आपको ये कैंडल दिख रही होगी, ग्रीन कलर में कैंडल तो है लेकिन इसकी जो विक्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, जो कि इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी विक्स देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पहले तो इसका कैंडल का कलर देखना। ये ग्रीन कलर की कैंडल है, मतलब इस दिन में एक बाइंग तो हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी जहाँ से बाज़ार ओपन हुआ था। तो 3:30 बजे से पहले जब मार्केट के अंदर वापस बाज़ार बंद होने वाला था तब इसमें ऊपर के लेवल पे बाज़ार बंद तो हुआ, लेकिन जो इसकी विक्स है लोअर की वो ज़्यादा बड़ी है। वो उससे हमको ये समझ में आता है कि जब बाज़ार यहाँ पे खुला था सुबह, उसके बाद में यहाँ पे सेलर्स लोग ने बाज़ार को लो तक लेके आया था, मतलब यहाँ पे सेलिंग हुई थी बाज़ार में, बाज़ार ओपन होने के बाद में। उसका हमको यहाँ पे लेवल भी देखने को मिल रहा है कि इस लेवल तक हमको सेलिंग देखने को मिली, लेकिन इस लेवल से बायर्स लोग एक्टिव हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि जहाँ से बाज़ार ने ओपनिंग करी थी उससे ऊपर बाज़ार को लेके चला गया। यहाँ पे छोटी सी विक्स दिख रही है, मतलब बाज़ार थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद में वापस सेलिंग हुई और बाज़ार बंद हो रहा था उससे पहले थोड़ी सी नीचे के लेवल पे क्लोजिंग दे दी थी मार्केट ने, ठीक है। अभी हम इसके साथ में कुछ इस तरीके से इसको 5 मिनट की कैंडल में भी देख सकते हैं। 5 मिनट की कैंडल हमको क्या शो करेगी कि 5 मिनट के अंदर बाज़ार के अंदर कैसे बायर्स और सेलर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमको 5 मिनट की कैंडल बताएगी। अब यहाँ पे 5 मिनट के अंदर देख सकते हो कि इस लेवल तक बाज़ार नीचे आया और यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल के नीचे विक्स नहीं है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे विक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाज़ार यहाँ तक आया और यहाँ पे जैसे ही बाज़ार 5 मिनट में आया, 5 मिनट के अंदर यहाँ पे एकदम से बाइंग ऑर्डर हुआ, जिसकी वजह से इस लेवल से बाज़ार सीधा 5 मिनट की कैंडल में ऊपर तक गया। बायर्स यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं हमको, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई है। अभी इस लेवल से वापस हमको एक छोटी सी सेलिंग देखने को मिली और 5 मिनट के जब कैंडल का टाइम ख़त्म होने वाला था उससे पहले यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। उसके बाद में सेकंड कैंडल ने सीधा कहाँ पे ओपनिंग दी, यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ से भी आप देख सकते हो कि बाज़ार सीधा ऊपर की ओर निकल गया इसके अगली कैंडल में भी। मतलब यहाँ पे एक जो बाज़ार में ऊपर प्राइस जा रहा था, यहाँ पे बायर्स लोग ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। तो ये हमको 5 मिनट की कैंडल में भी समझ में आ जाता है और 1 डे के अंदर भी देख सकते हैं। ऐसे ही कैंडल को अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आप यहाँ पे 1 वीक में भी देख सकते हैं कि 1 वीक में पूरा बाज़ार हमारा कैसे चला है, वो यहाँ पे 1 वीक की कैंडल शो कर देगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको 1 मंथ की देखनी हो तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि 1 मंथ में कैंडल के अंदर बाज़ार कैसे परफॉर्म कर रहा था हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मंथ में भी कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई थी और उसके बाद में वापस से यहाँ पे बाइंग भी हो गई इतनी की इतनी, ठीक है। ये हमको यहाँ पे शो कर रहा है। अभी अगली कैंडल ये अब इस महीने की चल रही है, जब मंथ एंड होगा उससे उस टाइम में पता चलेगा कि कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे कैंडल बनती है, कैंडल को इस तरीके से समझ सकते हैं मार्केट के अंदर। और जो बायर्स और सेलर्स कैंडल बनाते हैं ना, कुछ कैंडल ऐसी होती है जो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, जिसमें कि आपको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि उसकी कैंडल की जो बॉडी होती है वो नहीं रहती। जैसे कि ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कैंडल आप देख सकते हो। इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो बॉडी है बिल्कुल छोटी है। इसका मतलब क्या है, ये 1 महीने के अंदर मार्केट ने क्या करा था कि मार्केट 1 महीने के अंदर इधर ओपन हुआ था और मार्केट ने इसकी क्लोजिंग भी इसके लेवल के आसपास ही हुई। लेकिन मार्केट के अंदर 1 महीने में क्या हुआ कि बाज़ार 1 महीने में इतना इस लेवल तक नीचे गिर गया था, उसके बाद में बाज़ार इस लेवल तक ऊपर भी गया था और लेकिन बाज़ार जब बंद हुआ तो वो हमारा इसी लेवल पे हो गया था, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे मार्केट हमको शो करता है। इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल, जिसमें कि बायर्स और सेलर्स की जो पोजीशन होती है उनको क्लियर डायरेक्शन नहीं होता कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी हमको शो कर रही है। ये 1 मंथ के अंदर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे इसको 1 डे के अंदर देखते तो यहाँ पे काफ़ी ईजी रहता है। क्योंकि मार्केट, जब आपने देखा होगा मार्केट अगर किसी दिन साइडवेज रहता है तो उस दिन साइडवेज रहेगा, उस दिन मार्केट 1 डे की कैंडल कैसे बनेगी, तो वो डोजी कैंडल बनेगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। डोजी कैंडल कैसे होती वो मैंने आपको बता दिया था कुछ इस तरीके की। देखिए
ये कुछ इस तरीके की कैंडल होती है, उसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। जैसे कि ये हो गई कैंडल, ये हो गई, क्योंकि बाजार जहाँ से ओपन दिया उसके आसपास ही बाजार ने क्लोजिंग दी, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इनको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। कुछ कैंडल ऐसी होती है जो आपको बड़ी विक्स दिखती है, जैसे कि ये देखिए, इसमें आपको बड़ी विक्स दिख रही। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ इस लेवल पे ग्रीन कलर की कैंडल तो बनी, लेकिन जो पावर है वो इसमें रियल पावर सेलर्स की है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल इस लेवल से बनी, तो इस लेवल से प्राइस ऊपर गया, इस लेवल पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, यहाँ से ऊपर प्राइस गया, ठीक है। तभी यहाँ पे क्लोजिंग हुई ना, तो इसलिए ग्रीन कलर की कैंडल बनी। लेकिन इसका हाईएस्ट प्राइस तो यहाँ तक लगाया था, हाई तो इसने 1 डे के अंदर यहाँ पे हाई लगाया, लेकिन इस लेवल से इतना हाई लगाने के बाद भी यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स ने पूरा मार्केट को उसी दिन गिरा दिया और यहाँ पे मार्केट को क्लोज करवा दिया। मतलब यहाँ पे जितने बायर्स लोग ने हाई लगवाया तो था, लेकिन जो सेलर्स थे उन्होंने वापस से बाज़ार को नीचे गिरा दिया। मतलब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इतना बाज़ार को ऊपर लेके जाने के बाद भी सेलर्स ने यहाँ पे नीचे गिरा दिया बाज़ार को। तो ये हमको शो करता है यहाँ पे सेलर्स के पावर को, ठीक है। कुछ ऐसे ही यहाँ पे डाउन साइड में अगर विक्स रहेगी बड़ी, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रही हो, तो यहाँ पे ये हमको बायर्स के पावर ज़्यादा दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे ओपनिंग हुई, लेकिन बाज़ार इस लेवल तक गिरा। उसके बाद में यहाँ से वापस से बाज़ार के अंदर बायर्स आए और प्राइस को ऊपर ही क्लोजिंग करवाई। मतलब यहाँ पे जो डाउन साइड की लोअर विक्स थी वो यहाँ पे काफ़ी लंबी, तो मतलब ये शो कर रही है कि यहाँ पे बायर्स लोग ज़्यादा एक्टिव नज़र आए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे विक्स का भी बता दिया कि लोअर विक्स और अपर विक्स कैसे बनती है, रेड कलर की कैंडल कैसे बनती है, ग्रीन कलर की कैंडल कैसे बनती है, वो यहाँ पे बता दिया। अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग आपको कैंडल्स देखने को मिलती है, और ज़्यादातर ग्रीन कलर की कैंडल जो बनती है ना, वो सपोर्ट लेवल के ऊपर ज़्यादातर ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। और जो रेड कलर की कैंडल होती है वो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे ज़्यादातर देखने को मार्केट के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अभी और भी आपको अच्छे से सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरी हर वीडियो आप जल्दी से देखते रहना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको जितनी भी न्यू वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा और आप उसको अच्छे से देख लोगे। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एडवांस तक सिखा दूंगा स्टॉक मार्केट, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझाया, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। तो उससे क्या होता है कि मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे कि आपको और भी अच्छा सा सीखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अब तक आपको कैंडल को पढ़ना आ चुका होगा अच्छे से। टेक्निकल एनालिसिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने में। अभी हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और जो अभी हमारा बाकी रह गया कैंडल स्टिक पैटर्न उसको भी समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और फिर हम यहाँ पे इंडिकेटर और टाइम फ्रेम देखेंगे। चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है, चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको चार्ट के अंदर बहुत सारी कैंडल्स दिखती है। जब कभी एक कैंडल या फिर 2 कैंडल या फिर 3 कैंडल से कोई पैटर्न फॉर्म होता है, वो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आता है, क्योंकि वो जो है कैंडल से पैटर्न फॉर्म होता है। चार्ट पैटर्न वो होता है जिसमें कि बहुत सारी कैंडल्स होती है, उसके ज़रिए हमारा यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, उसको हम कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बोलते हैं, जिसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अभी वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। हम सबको तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कमेंट करके मेरे को बताओगे तो मैं वो भी करने का कोशिश कर लूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे आप समझ सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा होता है कि मार्केट अगर हमारा नीचे से या फिर ऊपर से मार्केट जब भी चलता है, तो आपको एक अपसाइड के लेवल पे रेजिस्टेंस पे हमको कैंडल शो कर देगी कहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है, और वही सपोर्ट पे भी हमको कैंडल शो कर देगी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि कहाँ से चार्ट रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो वो हमारी होती है कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको हम 1 बाय 1 अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे अगर देखेंगे कि चार्ट पैटर्न किसको बोलते हैं, तो मार्केट के अंदर जैसे कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है, मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है इस जगह पे, इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से प्राइस ब्रेक हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैंडल का चार्ट बनता है। जैसे कि अगर कहीं पे आपको दिखता होगा कि मार्केट एक कंटिन्यू फॉल दिखाता है और वहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो
मार्केट अपने ऊपर के लेवल से नीचे गिर रहा है और यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा ऊपर हुआ, फिर वापस नीचे आया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट पैटर्न के अंदर आता है। वही अगर यहाँ पे सिंगल कैंडल से हम अगर देखते हैं तो सिंगल कैंडल को देख के हम अगर कोई पैटर्न बताते हैं तो वो हमारा आता है कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। तो अभी मैं इसको आपको अच्छे से वन बाय वन करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ, तो आप इसको समझ लीजिए। बाकी इनके ऊपर पर्टिकुलर सिंगल वीडियो भी मैं आपको जल्दी से बना के इस चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ पे मैं आपको PDF भी इसकी बना के दे दूँगा। आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न के अंदर डबल बॉटम को समझना है। डबल बॉटम ऐसे बनता है, प्राइस अगर ऊपर के लेवल से नीचे गिरता है तो एक जगह आने के बाद में वो हमको सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट बन देता है, ठीक है। जहाँ पे सपोर्ट दिखाने के बाद प्राइस रिवर्स होता है, लेकिन वापस से इस जगह से प्राइस हमको गिरते हुए दिखता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉटम बन जाता है, मतलब 2 बार प्राइस आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे इसको डब्ल्यू पैटर्न की तरह भी देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है और इसको डबल बॉटम बोले तो डबल बॉटम भी बन जाता है, जिसको ब्रेक करने के बाद में अगर यहाँ से डायरेक्ट निकलता है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके नीचे रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको रिटेस्ट के बाद भी एंट्री बना सकते हैं, अगर कभी रिटेस्ट होता है तो रिटेस्ट के बाद, अगर नहीं होता है तो हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। एक होता है हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो आपको इस तरीके से दिखता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, प्राइस ऊपर के लेवल से नीचे गिर रहा होता है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो ये हमको रिवर्सल यहाँ पे शो करता है। ये भी रिवर्सल शो करता है, ये भी रिवर्सल शो करता है। प्राइस कंटिन्यू गिर रहा होता है, फिर यहाँ पे एक जगह आने के बाद में प्राइस जो है अपना सपोर्ट लेवल पे ऊपर की ओर पुल बैक करता है, लेकिन इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है और प्राइस वापस से ये अपने जो इसने पहले का इसका शोल्डर था लेफ्ट, या इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है और यहाँ से वापस से ऊपर चला जाता है अपने इस नेकलाइन तक, जिसको हम नेकलाइन बोलते हैं। और यहाँ से प्राइस वापस हमको थोड़ा पुल बैक लेते हुए नजर आता है और जो इसका लेफ़्ट शोल्डर था वहाँ से ये वापस से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं और हम टारगेट इसके ऊपर का रख सकते हैं जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। और हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी यहाँ पे बुलिश चैनल पैटर्न भी आप समझ लीजिए। मतलब क्या होता है कि बाज़ार नीचे से ऊपर आ रहा होता है कंटिन्यू, लेकिन एक जगह आने के बाद में बाज़ार यहाँ से नीचे आ जाता है और फिर यहाँ पे इस तरीके से नीचे ट्रेंड लाइन बन जाती है और इसको हम फ्लैग भी बोलते हैं। इस तरीके से बन जाता है मार्केट, इसके अंदर ऐसे ऐसे मूव करता है, यहाँ से सपोर्ट दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है और नीचे से सपोर्ट लेवल। फिर जब ये ब्रेक होता है उसके बाद में यहाँ पे पुल बैक ले सकता है या फिर डायरेक्टली ऊपर निकल सकता है, जिसको हम बुलिश चैनल बोलते हैं। ये बुलिश पैटर्न जब कंटिन्यू बनता है तो थोड़ा पुल बैक लेता है, उस समय ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर हमको अलग अलग जगह पे दिख सकता है। बुल फ्लैग ये भी सेम इसी की तरह है कि मार्केट ऊपर से यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा होता है और यहाँ से फिर जो है कंटिन्यू इधर साइडवेज हो जाता है इस जगह पे, और जब भी ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक रिवर्स होते हुए नज़र आ जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बेरिश चैनल भी इसी तरीके से होते हैं। मार्केट कंटिन्यू ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, एक जगह आने के बाद में प्राइस के अंदर सपोर्ट दिखता है, फिर एक रेजिस्टेंस बन जाता है। इस तरीके से बाज़ार यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, इस बात का आप ध्यान रखना। जब भी बाज़ार ऊपर से नीचे आता है, जब वो ज़्यादा गिर जाता है उसके बाद में प्राइस क्या होता है वहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बनती है, इसलिए थोड़ा कंसोलिडेट हो जाता है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे एक चैनल बना देता है। जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एंट्री बनाई जाती है इस लेवल पे और यहाँ पे वापस से स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हैं और कुछ लोग यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है। तो वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। बियर फ्लैग जो भी सेम है बिल्कुल इसी तरीके से बाज़ार गिरता है, यहाँ पे पुल बैक करते हुए कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ पे हमको और ज़्यादा फॉल दिखा देता है। डबल टॉप आपको डबल बॉटम समझाए तो डबल टॉप भी कुछ इस तरीके से है कि बाज़ार नीचे से ऊपर आ रहा है और यहाँ पे रिवर्सल हमको ये शो करता है। एक जगह जाने के बाद में रेजिस्टेंस दिखाता है और एक जगह फिर वापस से सपोर्ट लेवल दिखता है। जब बाज़ार यहाँ पे कंटिन्यू
ऊपर जा रहा होता है, एक जगह आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती है। फिर कुछ लोग बायर्स जो यहाँ पे अंदर बाइंग नहीं कर पाए, वो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये बाइंग होती है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाता और इस यहाँ से ही वापस रेजिस्टेंस ले लेता है, मतलब डबल टॉप बना देता है। तो यहाँ पे इसको जब वापस से ये अपना जो यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था, जो बायर्स लोग आए थे, वो इधर से प्राइस जब नीचे आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अभी यहाँ पे फिर पोजीशन नहीं बनाते और वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ से कंटिन्यू वापस आपको एक सेलिंग में जाता हुआ नज़र आ जाता है, जिसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये हमको चार्ट पैटर्न के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया था, उसके जैसे ही यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, जो कि आपको अगर मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है कंटिन्यू, एक बुलिश मार्केट है, जब वो ट्रेंड चेंज करेगा तो वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर कर सकता है या फिर डबल टॉप पैटर्न बना के भी कर सकता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो वहाँ पे ये ज़्यादातर काम सेम ही करता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इस तरीके से ये मार्केट के अंदर ये पैटर्न बनता है। इसको हम लेफ़्ट शोल्डर और इसको हम राइट शोल्डर बोलते हैं और ये इसकी नेक लाइन होती है जहाँ पे ये सपोर्ट दिखाता है। जब ये ब्रेक करेगा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसमें एंट्री कैसे बनानी वो मैं आपको एक और चार्ट के अंदर बताऊँगा। इसी को पहले आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। बेरिज चैनल मैंने आपको बता दिया है ये। अब बुलिश ट्राइंगल आप समझिए। बुलिश ट्राइंगल मतलब एक तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल बनता है, नीचे से ट्रेंड लाइन आती, सपोर्ट दिखाती, प्राइस इसके अंदर कंसोलिडेट करता है। प्राइस हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल जो है छोटा होता जा रहा है ट्राइंगल। फिर यहाँ पे जब भी ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे अच्छा सा हमको एक बुलिश मूव देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से बुलिश वेट भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे बुलिश रेक्टेंगल है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, फिर इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर निकलता है, तो ये बुलिश रेक्टेंगल इसको कहते हैं, जो कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा होता है। बुलिश पेनेट किसको बोलते हैं, तो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस बनता है, एक सपोर्ट बनता है और मार्केट के अंदर प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर ब्रेक करती है, इसको बुलिश पेनेट बोलते हैं। अब बेरिश रेक्टेंगल, तो इसके नाम से आप समझ सकते हो, ये जो रेक्टेंगल है ये एक तरीके से इस जगह पे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, तो ये हमारा बेरिश रेक्टेंगल अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया। सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद में बाजार कंटिन्यू नीचे फॉल हो गया, क्योंकि ये ऊपर के लेवल से भी गिरते हुए आ रहा था। ठीक है, अब बुलिश पेनेट के वापस यहाँ पे पैटर्न आ गया बेरिश वाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाजार गिर रहा है, इस जगह पे सपोर्ट बन रहा है ट्रेंड लाइन से, ऊपर से रजिस्टेंस बन रहा है ट्रेंड लाइन से, बाजार के अंदर प्राइस इसमें कंसोलिडेट कर रहा है और जब ये ब्रेक कर देता है अपना सपोर्ट तो बाजार कंटिन्यू वापस से फॉल कर देता है। तो इस तरीके से बाजार के अंदर ये जो पैटर्न है वो हमको दिखते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ और पैटर्न बताता हूँ अच्छे से, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न के साथ में मैंने पैटर्न की एंट्री कहाँ बननी, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या रख सकते हैं, वो यहाँ पे बता दिया। जैसे कि ये डबल टॉप मैंने आपको बता दिया, हेड एंड शोल्डर जो कि आपको इस तरीके से जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऊपर बनेगा, एंट्री हमारा जो नेकलाइन है ये ब्रेक होने के बाद में एंट्री बनेगी और टारगेट हम इसके नीचे का रख सकते हैं। ठीक है, राइजिंग वेज के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि बाजार नीचे से सपोर्ट लेवल दिखा रहा है कुछ इस तरीके से और ऊपर से भी आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन बाजार जा ऊपर रहा है। ठीक है, तो जब ये नीचे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो ये जो है ये रिवर्सल पैटर्न है। अभी अगर मार्केट ऊपर से गिर रहा है तो बाजार नीचे डबल डब्ल्यू टाइप में बनाएगा, जिसको कि हम डबल बॉटम बोलेंगे, और यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद मैंने एंट्री लेने का बता दिया था आपको। और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इस पैटर्न को बोलते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं, जहाँ से प्राइस कंटिन्यू गिर रहा होता है और अपने सपोर्ट लेवल पे आने के बाद मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से सपोर्ट दिखाता है और इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाता है। प्राइस यहाँ पे हमारा कंसोलिडेट होता है और जब भी ये ब्रेक करता है ऊपर तो आपको ये एक अच्छा सा ऊपर में आपको टारगेट दे देता है। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है कि मार्केट अगर बुलिश है या फिर मार्केट बोल सकते हो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू ये पैटर्न दिखते हैं हमको बुल मार्केट के अंदर। जब हमारा कंसोलिडेट होता है या फिर बाजार कंटिन्यू तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है तो बीच में जब बाजार रुकता है तो वो इस लेवल पे रुकता है, उसको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे फॉलिंग वेज है जो हमको शो कर रहा है कि बाजार कंटिन्यू ऊपर आ रहा था, बुलिश मार्केट था,
उसके बाद में एक जगह जाने के बाद में बुकिंग हुई प्राइस में, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था बाज़ार, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा था और नीचे से भी आपको यहाँ पे सपोर्ट इस तरीके से बना हुआ आ रहा था। लेकिन इसको वापस कंटिन्यू ऊपर ब्रेक करा तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे हर बार सेल कर रहा था वो यहाँ पे एग्जिट हो गया, जिसकी वजह से आपको बुलिश वापस से ये होते हुए नज़र आ गया। ऐसे ही बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न भी बनता है, बाज़ार अगर तेज़ी से ऊपर आ रहा होता है तो यहाँ पे रेक्टेंगल की तरह ऊपर सब रेजिस्टेंस बन जाता है, नीचे सपोर्ट, और जब ये ऊपर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री बनाते हो और ऊपर टारगेट रखते हैं और स्टॉप लॉस हमारा इसी के नीचे का रख देते हैं। बुलिश पैटर्न के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से प्राइस चलता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए, और फिर जब ब्रेक करेगा तो ये वापस से कंटिन्यू हमारा पैटर्न फॉलो करने लग जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। राइजिंग वेज, बेरिश रेक्टेंगल और बेरिश पेन, जो कि आपको मैंने बता दिया है। सेम इसका इन्वर्टेड आप यहाँ पे समझ सकते हो। जब बाज़ार ऊपर जाता है अगर इस तरीके से होता है तो फिर बाज़ार ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। सेम बाज़ार कंटिन्यू फॉल करता है, इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे नीचे के लिए एंट्री बनाएंगे, ठीक है। सेम इसमें आपको इसमें भी दिख जाएगा और इसमें भी आपको दिख जाएगा। अब बाईलेटरल पैटर्न्स क्या होते हैं, तो ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये इस तरीके से बनते हैं मार्केट के अंदर। ऊपर आपको रेजिस्टेंस, बाज़ार अगर कंटिन्यू ऊपर आ रहा है और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे से सपोर्ट लेवल देते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, बाज़ार के अंदर प्राइस धीरे धीरे जाके पूरा बिल्कुल छोटा यहाँ पे हो जाता है, हमारा एक तरीके से ट्राइंगल बन जाता है। और जब ये यहाँ पे ऊपर ब्रेक करेगा तो हम ऊपर एंट्री बना सकते हैं इसके ऊपर। अगर ये ब्रेक बाई चांस नीचे कर लेगा तो हम इसको नीचे भी एंट्री बना सकते हैं। मतलब दोनों साइड का आपको टारगेट देखने को मिल जाता है इसके अंदर। डिसेंडिंग ट्राइंगल के अंदर हमारा कंटिन्यू फॉल हो रहा है अगर मार्केट, या फिर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमको सपोर्ट लेवल बताते हैं और ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल बताएगा। अगर ऊपर ब्रेक होगा तो आपको ऊपर में टारगेट मिलेगा, अगर ये नीचे जाएगा तो नीचे में आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिश और बेरिश दोनों भी जो बायर्स रहते हैं अगर बाइंग करते हैं तो भी उनको प्रॉफिट है, अगर वो यहाँ पे सेल करते हैं तो भी उनको प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह जाएगा मार्केट उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बाज़ार के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें प्राइस इस तरीके से वापस से पास में आ रही, तो इसमें जब भी एंट्री बनाएंगे जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड हम एंट्री बना के टारगेट लगा देंगे। तो ये जो है ये सब चार्ट पैटर्न है जो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो चार्ट पैटर्न है ये कैसे दिखते हैं कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे ये आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है, इसको आपको कमेंट में मेरे को बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि आपको ये देख के पता चल चुका होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताना, फिर मैं आपको सेकंड अभी बताता हूँ। सेकंड में आपको यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा होगा कि बाज़ार के अंदर ऐसे आता बाज़ार, यहाँ पे इस तरीके से डबल टॉप बनता है, ठीक है। अगर विक्स बने तो विक्स, बॉडी बने तो बॉडी, इस तरीके से डबल यहाँ पे टॉप बनता है। उसके बाद में ये प्राइस कंटिन्यू फॉल दिखा देता है। ये इसकी नेकलाइन है जिसको यहाँ पे ब्रेक कर दी है एक बेरिश जो रेड कैंडल है उसने, फिर यहाँ पे कंटिन्यू हमको फॉलिंग होते हुए नज़र आ चुका है। ये हमारा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के टाइप में आपको दिखा होगा, जो कि आपको यहाँ पे डबल बॉटम दिखा है, जो कि इसने यहाँ पे दो जगह पे बॉटम बना दिया है, तो ये हमको दिख रहा होगा, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखता है और इसके भी नेकलाइन सेम इसी तरह होती। यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हो गई तो इस जगह पे हम एंट्री बना सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे रख सकते हैं और ऊपर तक हम होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है चार्ट पैटर्न हमको दिखते हैं। बहुत सारी कैंडल से मिलके ये चार्ट पैटर्न बनता है अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, जो मैंने आपको आगे नहीं बताता, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ये कुछ पैटर्न इस तरीके से बनता है, अगर बाज़ार इस तरीके से चल रहा है या फिर किसी भी तरह से चल रहा है आपको उससे मतलब नहीं। ये पैटर्न यहाँ से हमारा फॉर्म होता है। यहाँ से जब बाज़ार कंटिन्यू गिर रहा होता है तो इस जगह पे आने के बाद थोड़ा साइडवेज हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से एक राउंड हमको शेप देखने को मिल जाता है और रिवर्सल यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल जाता है इस जगह पे थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या होता है कि बाज़ार अपने लेवल पे जाने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ये कप का हैंडल है, ठीक है, और ये हमारा कप बन गया, ठीक है।
इस तरीके से ये हमारा कप बन गया और ये हमारा जो है ये हैंडल बन गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से जब बन रहा है तो ये जब भी ब्रेक होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अगर ऊपर ब्रेक हो गया तो इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में ये ऊपर मार्केट चला गया, तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं, जिसमें कि आपको मैंने बताया है सिंगल कैंडल को देख के हम कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है और कैसे वो बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है हमारे ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो ईच कैंडल स्टिक है, मतलब कैंडल जो है वो एक रिप्रेजेंट करती है प्राइस, इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग जो कैंडल होती है वो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करती है प्राइस की इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो वो उस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होती है ट्रेडिंग चार्ट के अंदर। तो ये जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है ये हमको रिप्रेजेंट करता है प्राइस की इन्फॉर्मेशन, कि किस तरीके से बायर्स और सेलर्स जो है प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जा रहे हैं यहाँ पे, वो हमको यहाँ पे शो होता है, जो कि आपको ट्रेडिंग डे के अंदर डेली चार्ट के अंदर दिख सकता है, 1 आवर चार्ट के अंदर दिख सकता है और 1 घंटे के चार्ट के अंदर भी आपको दिख सकता है और आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी दिख सकता है। किसी के भी अंदर आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है और कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है, हर जगह आपको हर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप जैसे टाइम फ्रेम को चेंज करोगे चार्ट के अंदर तो कैंडल स्टिक जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप 1 आवर के अंदर आपको दिख रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन आप वही उसको 30 मिनट्स के अंदर देख रहे हो तो वहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख ही नहीं रहा, ठीक है। और अगर 1 मिनट के अंदर देख रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ और दिख रहा है, मान लीजिए वहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब हर जो टाइम फ्रेम है सबके अंदर आपको अलग अलग चार्ट दिखने को मिल सकते हैं, अलग अलग कैंडल स्टिक देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको किस टाइम क्या हमको दिख रहा है। अगर 1 आवर के अंदर दिख रहा है तो हो सकता है वो अच्छे से फॉलो करे। 1 मिनट के अंदर कभी कभार क्या होता है कि उसमें जो है ऊपर और नीचे जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है मार्केट, तो आपको वहाँ पे कभी कभी देखने को नहीं भी मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पे वर्क करता है तो कहीं पे नहीं करता, तो इसीलिए हमको कम्प्लीटली चार्ट पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि आपको प्राइस एक्शन को अच्छे से सीखना है। ये कुछ कैंडल स्टिक है जो कि आपको चार्ट के अंदर देखने को मिल जाती है और वहाँ से आपको ट्रेंड चेंज होते हुए नज़र आ जाता है। तो उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से इसको समझना है और आपको इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको इसको ऊपर डिटेल में वीडियो भी बना के लेके आऊँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला है हैमर पैटर्न और सेकंड हमारा है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब ये दोस्तों इसको देखिए, बाजार जो है ऊपर से कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ आ रहा है, लेकिन आपको अपने एक सपोर्ट लेवल आ रहा है नीचे के लेवल पे। यहाँ पे मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल आया और यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। इस तरीके से यहाँ पे भी एक हमारा सपोर्ट लेवल है और वो बाजार कंटिन्यू यहाँ पे फॉल हो रहा है और इस जगह पे ये आपको पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, दोनों साइड में देखना, ठीक है। और यहाँ पे बुलिश होते हुए नज़र आ गया। अब इस पैटर्न के अंदर आप देख सकते हो बाजार कंटिन्यू फॉल तो दिखा रहा था, लेकिन इसके बाद में बाजार ने क्या करा कि यहाँ पे आया और हमको हैमर पैटर्न दिखा दिया। हैमर पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर जो है इसको बॉडी बोलते हैं, नीचे जो है विक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विक है और ये इसकी बॉडी है। हम एंट्री इसको बनाएंगे जब इस कैंडल का हाई टूट जाएगा, तब हम इसको एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का लगा के ऊपर में आपको टारगेट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से चार्ट रिवर्स होते हुए हमको नज़र आ सकता है। इन्वर्टेड हेड हैमर पैटर्न इसको कैसे समझ सकते हैं, बाजार सेम नीचे गिर रहा है, इन्वर्टेड है यहाँ पे बन रहा है, कंटिन्यू फॉलिंग के बाद में सपोर्ट लेवल पे बाजार इस तरीके से यहाँ पे बन गया, ठीक है। जो इसका हैमर है इसको सेम इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया। इसके बाद में बाजार जब है यहाँ पे क्लोजिंग दी, लेकिन आप नेक्स्ट कैंडल में देख सकते हो बाजार ने जो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी इस लेवल पे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो है, जो भी यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे उन सेलर्स का सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस में ऊपर एक मूवमेंट देखने को मिल गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम एंट्री तब बनाएंगे जब इसके ऊपर ये मार्केट क्लोज हो जाएगी सेकंड कैंडल, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और
इसका स्टॉप लॉस इस लेवल पे रख के आपको अप साइड का टारगेट देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। थर्ड है बुलिश पिन बार पैटर्न और फोर्थ है बेरिश पिन बार पैटर्न। इस दोनों को भी समझिए। बाजार अगर हमारा ऊपर के लेवल से नीचे गिर रहा है, बेरिश मार्केट है, और सपोर्ट लेवल पे आपको बुलिश पिन बार पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब ये हैमर से आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें जो है ऊपर आपको थोड़ी वीक नज़र आ रही है और यहाँ पे नीचे भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है जिसकी बॉडी छोटी होती है और इस तरीके से बुलिश पिन बार पैटर्न हमारा फॉर्म होता है। ये हमारा सपोर्ट लेवल है जहाँ से पूरा ट्रेंड वापस से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यू सेलिंग की कैंडल्स आने के बाद में सपोर्ट लेवल पे आपको यहाँ डाउन साइड में एक अच्छी सी वीक वाली कैंडल दिखी है और यहाँ पे जब इसको ब्रेक करा है ग्रीन कैंडल ने, तो यहाँ से हमारा ट्रेंड वापस से चेंज हो चुका है, वापस से यहाँ से बुलिश ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। हम हमेशा मार्केट के अंदर यही बोलते हैं कि हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे कैंडल स्टिक को नहीं देख के बल्कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा काम करता है, कई बार इंडिकेटर काम आ जाते हैं, कई बार प्राइस एक्शन काम आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडल स्टिक आपको वर्क करते हुए नज़र आए, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आपको कहीं पे चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखता है, कहीं पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए दिखता है, कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए दिखता है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। इसलिए आप बिल्कुल भी एक कैंडल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि इसके बाद में हमको स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ पे किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे फोर्थ आप देखोगे बेरिश पिन बार पैटर्न, जो कि आपको ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल होगा, आपका प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में होगा और ऊपर आपको यहाँ पे एक पिन बार पैटर्न देखने को मिलेगी बेरिश वाली, जो आपको इस तरीके से शो हो रही है ग्रीन रेड कलर में और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में, ठीक है। इनका कलर यहाँ पे हो सकता है रेड भी हो या फिर ग्रीन भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादातर रेड में दिखेगी जो है रेजिस्टेंस के लेवल पे, ठीक है। इसके बाद में ये बाज़ार आपको डाउन साइड में आते हुए नज़र आएगा और बाज़ार फिर कंटिन्यू यहाँ पे हमको फॉलिंग करते हुए नज़र आ जाएगा। इस एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग, ये जो पैटर्न है इसको आप अच्छे से समझना। ये 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मतलब बाज़ार कंटिन्यू फॉल दिखा रहा है और यहाँ पे बाज़ार कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, यहाँ पे बेरिश है, यहाँ पे बुलिश है। बुलिश मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, बुलिश पैटर्न बन रही, बेरिश मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, बेरिश पैटर्न बन रही। बाज़ार अगर कंटिन्यू नीचे गिरता है तो आप इसको अच्छे से समझना। ये कैंडल स्टिक बहुत जगह काम आती है, बहुत जगह बनती भी है एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपको सुना होगा कि इस एक कैंडल को बेबी कैंडल और मदर कैंडल बोलते हैं, वो इसी को बोलते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है, आपको ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, ये एक अच्छी सी कैंडल बड़ी दिख रही, और इसके पहले जो कैंडल है वो आपको रेड कलर में दिख रही है, जिसको कि इस ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर पूरी ये कैंडल समा चुकी है, ठीक है। मतलब ये जो कैंडल यहाँ पे है ऊपर जो इसके वीक है, इसके लेवल के अंदर अंदर ये कैंडल फॉर्म हुई है रेड कलर में। तो इसको यहाँ पे क्या होता है कि जब अचानक से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का कारण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स लोग थे जो यहाँ से सेल करके यहाँ पे सेलिंग तक लेके आए और इसको बाद में फिर यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल ने इसका पूरा मतलब कैंडल के ऊपर आपको कैंडल दिखा दी लेके जाके, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो इसका हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर इसको ब्रेक करेगी और फिर ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ पे एंट्री बना के ऊपर ट्रेंड के अंदर बैठ सकते हैं और अच्छा सा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। बेरिश कैंडल स्टिक जो पैटर्न है, इसके अंदर एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेम आपको बुलिश मार्केट के अंदर आपको एक अचानक से बेरिश पैटर्न की कैंडल देखने को मिल रही होगी, बहुत ज़्यादा एक सेलिंग कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, जिसको कि ग्रीन कलर की कैंडल को एंगल्फ कर दिया है रेड कलर की कैंडल ने, जो कि इसके ज़्यादातर रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिलती है और ये हमको सपोर्ट लेवल पे ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा 5 और 6 कैंडल हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। 7 नंबर कैंडल जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये पैटर्न जो है आपको कब दिखता है, जब डाउन ट्रेंड बाज़ार गिर रहा होता है तो उस जगह पे आपको ये इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाज़ार के अंदर जब पैटर्न गिर रहा था तो ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होती है ये इस तरीके की कैंडल होती है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल होती है। यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल बन रही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी जो जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए बाज़ार एक अच्छी सी ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बना दी, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बना दी, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी।
इसको बाद में आप देखिए कि यहाँ से वापस से हमारा ट्रेंड जो है वो पूरा चेंज हो गया है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न इस तरीके से काम करता है। 8 जो कैंडल स्टिक है वो आप यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न देख सकते हो। बाजार अप ट्रेंड में है, आपको रेजिस्टेंस लेवल पे इस तरीके से दिख सकता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक अच्छी सी ग्रीन कलर की कैंडल आई, लेकिन सेकंड कैंडल में इतना हमको बाइंग नज़र नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी कैंडल नज़र आई, इसको इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे आपको गैप डाउन देखने को मिला, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर सीधा हमको यहाँ पे ओपन होते हुए नज़र आया। तो ये जो है यहाँ इतना गैप डाउन देखने को मिला, तो इसकी वजह से यहाँ पे वापस से बेरिश सिग्नल हमको मिल चुका है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। 3 वाइट शोल्डर्स पैटर्न, अब ये किस तरीके से है, तो ये बाजार कंटिन्यू अगर सेलिंग में आ रहा है इस तरीके से और अचानक से आपको इस तरीके की 3 कैंडल दिख जाए ना, तो आप ये समझ लेना कि बाजार अब और ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। अब बाजार यहाँ से कंटिन्यू वापस से ऊपर जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये 3 जो वाइट शोल्डर्स पैटर्न है इस तरीके से बनती है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती है 3। ठीक है, तीनों की साइज आपको दिख रही होगी, एक जैसी साइज नज़र आ रही, और अचानक से ये कैंडल बनती है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, तो वहाँ से ट्रेंड हमको रिवर्स होते हुए नज़र आ सकता है। 3 ब्लैक क्रॉच पैटर्न, ये सेम इसका इन्वर्टेड है। बाजार यहाँ पे ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है अपने रेजिस्टेंस पे जाके कंटिन्यू। ये जो रेड कैंडल है ये एक हमको शो कर रही है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ से फिर बाजार हमारा नीचे भी गिर सकता है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, इसको भी आप समझ लीजिए। बाजार अगर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और एक जगह जाने के बाद में एक अच्छी सी बुलिश कैंडल हमको बनती हुई नज़र आ रही है ग्रीन कलर में, लेकिन जो सेकंड कैंडल है वो यहाँ पे ओपन होने के बाद में एक सेलिंग में कैंडल आ गई और इसका जो 50% का एरिया था उसको इसने डाउन साइड में क्लोजिंग कर दी सेकंड कैंडल ने। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इस जब यहाँ पे 50% के यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो क्या हुआ कि जो बायर्स लोग थे यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल में वो थोड़े यहाँ पे वीक हो चुके हैं और यहाँ पे सेलर्स ने अपना पावर दिखा दिया। इसकी वजह से जो है यहाँ पे जितने भी ये जो बायर्स लोग होते हैं ये एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही इसके भी नीचे प्राइस आता है तो भी ये बायर्स लोग यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वापस से हमको ट्रेंड चेंज होते हुए नज़र आ जाता है। हैंगिंग मैन पैटर्न, ये भी कैंडल स्टिक है जहाँ पे बुल रन तो चालू होता है, बुलिश मार्केट चल रहा होता है और ये अपने एक रेजिस्टेंस के लेवल पे इस तरीके से बनती हुई नज़र आती है। यहाँ पे ये कंटिन्यू आपको जो है बाइंग की दिखाती है, यहाँ पे कंटिन्यू इधर से सेलिंग आती है प्राइस इस लेवल तक, लेकिन यहाँ पे सेलर्स लोग इसको प्राइस को वापस से ऊपर लेके जाके यहाँ पे क्लोजिंग करवा देते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट इसकी कैंडल है वो आप देखिए, यहाँ पे एक आपको गैप डाउन देखने को मिलता है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू एक रिवर्स देखने को मिल जाता है। इसको हम हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से भी आपको पैटर्न दिख सकता है मार्केट के अंदर, जिसमें ऊपर थोड़ा आपको वीक दिखेगी और नीचे आपको थोड़ी लंबी वीक दिखेगी। ठीक है, हैमर पैटर्न की तरह ही दिखता है, लेकिन ये जो है ये आपको रिवर्स शो कर देता है। ठीक है, क्लासिक डोजी पैटर्न के बारे में भी समझिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे बाजार ये कंफर्मेशन नहीं कर पाता कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर बाजार यहाँ से नीचे जाएगा। तो उस जगह पे ये ऐसी कैंडल्स देखने को मिलती है जिसकी की बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती है, ना रेड कलर में ना ग्रीन कलर में, बिल्कुल एक छोटी सी होती है, और होती भी है अगर बाई चांस रेड या ग्रीन में तो उतना फ़ायदा नहीं रहेगी। लेकिन जो सेम पैटर्न फॉलो करेगा वो सेम ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना बायर्स को पता होता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, ना सेलर्स को पता होता है कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू ऐसे अच्छी सी अप ट्रेंड के बाद में इस तरीके से पैटर्न बन जाए तो आप समझ लेना कि जो ये बायर्स लोग थे ये यहाँ पर जाके वीक हो चुके हैं। इसकी वजह से प्राइस बुलिश हमको कैंडल शो नहीं कर रही है। इसके बाद में आप देखिए सेकंड कैंडल ने आपको यहाँ पे सेलिंग में दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके की जब भी कैंडल बनती है डोजी कैंडल्स, तो वो हमेशा इसीलिए बनती है क्योंकि वहाँ पे मार्केट किस साइड जाने वाला है वो हमारा कंफर्मेशन नहीं मिल पाता। ग्रेविस्टोन डोजी पैटर्न और ग्रेविस्टोन डोजी पैटर्न ये दो है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो दोनों इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक बुलिश मार्केट है और बुलिश मार्केट के बाद में ये रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, ऊपर एक लंबी सी विक दिखती है, बॉडी बिल्कुल छोटी सी आपको यहाँ पे नज़र आती है, जिसमें फिर यहाँ पे सेलिंग के अंदर जा सकती है। बॉडी ग्रीन में हो सकती है, रेड कलर में भी हो सकती है, फिर हमको ट्रेंड रिवर्स होते हुए नज़र आ जाता है ग्रेविस्टोन डोजी पैटर्न के अंदर। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न के अंदर आपको सेम सेलिंग के अंदर पैटर्न आता है। सपोर्ट लेवल पे इस तरीके के आपको कैंडल्स देखने को मिल जाती है, जिसमें कि नीचे की जो विक रहती है लोअर विक वो काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती और यहाँ पे बॉडी बिल्कुल भी छोटी सी रहती है। ठीक है, ये फिर यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स कर देती है इस तरीके से।
इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके ऊपर मैं एक अच्छे से पर्टिकुलर एक एक कैंडल को आपको कभी समझाऊंगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब जो है बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू पैटर्न के बारे में समझते हैं। ये हमारे सपोर्ट लेवल पे दिखती है, जिसमें कि एक अच्छी सी ग्रीन कलर होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ये हमको रेजिस्टेंस लेवल पे दिखती है, जो कि एक बेरिश कैंडल होती है, ठीक है। इसके बाद में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये जो कैंडल होती है बहुत बड़ी साइज में हो सकती है, या फिर यहाँ पे इसको बिग बार कैंडल की तरह भी देख सकते हैं कि बिग बार कैंडल बहुत बड़ी कैंडल्स होती है, ठीक है। कभी कभी प्राइस के अंदर बनते हुए नज़र आ जाती है। और मारुबुजू पैटर्न जो है, बुलिश मारुबुजू, इसमें इस तरीके की पैटर्न बनती है, जिसमें कि इसकी ऊपर और नीचे वीक जो होती है वो यहाँ पे नहीं होती, या फिर होती भी है तो बिल्कुल छोटी सी होगी, ठीक है, जो इतना हमको नज़र नहीं आएगी, लेकिन छोटी सी हो सकती, ठीक है। इस तरीके की कैंडल बनती है, तो इसको अगर ये सपोर्ट लेवल पर बने ग्रीन कलर में तो इसको बुलिश मारुबुजू पैटर्न बोलेंगे, और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे बने एकदम बेरिश कैंडल तो इसको बेरिश मारुबुजू पैटर्न बोलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैसे कैंडल स्टिक और कैंडल जो चार्ट होता है उनके अंदर पैटर्न हमको फॉर्म होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। कैंडल्स कैसे सिंगल कैंडल शो करती है रिवर्सल को, और कैसे पैटर्न हमको शो करते हैं रिवर्सल को। तो आप इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे कुछ ना कुछ पैटर्न, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और आपको फिर यहाँ से सपोर्ट लेवल भी देखने को मिल रहा है, और फिर आप यहाँ पे प्राइस को रिवर्स होते हुए भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इधर से आपको दिख रहा होगा, इधर ट्रेंड लाइन आ रही है, हमको डाउन साइड में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ठीक है। ये भी एक पैटर्न था, तो इसको आप कमेंट में मेरे को ज़रूर नाम बताना, उस फिर मैं आपको इसमें और भी अच्छे से आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे बहुत सारे फॉर्म होते हुए वो आपको चार्ट के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे इसको 5 मिनट के अंदर करते हैं, तो 5 मिनट में आपको जो चार्ट है वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा, और जो इसको आप देखोगे 1 आवर के अंदर तब भी आपको अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट को देख सकते हो कैंडल के अंदर कैसे हमको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से समझिए कि आपको यहाँ पे दिख रहे सपोर्ट लेवल दिख, इसका रेजिस्टेंस लेवल दिखा था, और यहाँ पे आपको एक देख सकते हो कि अगर 5 मिनट्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला था इस जगह पे, ठीक है। बाजार यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखाया था हमको, लेकिन आप अगर इसको देखोगे कम टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट के अंदर, लेकिन आप इसको ज़्यादा टाइम फ्रेम में करोगे तो हो सकता है ये आपको यहाँ पे नहीं दिखे। जैसे कि 1 डे हो गया, तो ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमको चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा इतना, यहाँ पे कोई भी पैटर्न हमको अभी ऐसे नज़र नहीं आया, लेकिन वैसे हमको नज़र आया था 5 मिनट की कैंडल के अंदर। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, और इस तरीके से कैंडल्स हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम भी इसी के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना आना चाहिए। अगर हमारा इन्वेस्टिंग के लिए देखते हैं तो हमको वीकली टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, जिसमें हमको अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करने में आसानी हो कि बाज़ार किस डायरेक्शन में चलने वाला है। बाज़ार का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे आसानी से निकल जा सकता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे समझना आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड को देखने के लिए करते हैं तो 1 डे के अंदर भी हम देख सकते हैं कि बाज़ार का जो ट्रेंड है वो कौन सा है। तो इस तरीके से 1 डे के अंदर आप करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट जो है 1 डे के अंदर आपको यहाँ पे बुलिश नज़र आया था। इसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखने को मिली थी, जिसको ब्रेक करने के बाद बाज़ार वापस से यहाँ पे बुलिश मूव हमको दे दिया है, ठीक है। तो बाज़ार जब भी ऊपर यहाँ पे निकल रहा है तो आप देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए नज़र आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, जो रेक्टेंगल टाइप में मैंने पैटर्न बताया था उस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो बाज़ार कंटिन्यू ऊपर जाते जाते बीच में हमको इस तरीके से साइडवेज हो गया रेक्टेंगल की तरफ, फिर यहाँ पे ऊपर निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ने बुलिश मार्केट था, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की तरह यहाँ पे आपको साइडवेज होते हुए नज़र आया, लेकिन जब ये बाज़ार वापस से इसको ब्रेक करा तो एक अच्छा सा हमको मूव मिल गया अप साइड में, और ठीक है। तो मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम क्यों कितना ज़रूरी है मार्केट के अंदर। जब हम चार्ट एनालाइज करते हैं टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही हम ट्रेंड का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम होता है वो हमको यहाँ पे अच्छे से शो करता है। बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न और कैंडल स्टिक चार्ट के बेस पे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बल्कि हमको टाइम फ्रेम भी देखना ज़रूरी आना चाहिए, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे जैसे कि ट्रेड करते हैं और हमको यहाँ पे मालूम नहीं है कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो हमको टाइम फ्रेम के एडजस्ट करना आना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ 5 मिनट्स के अंदर, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आप 5 मिनट्स के अंदर अभी जो चार्ट चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। हमारा 5 मिनट के अंदर जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे इसी लेवल पे देखने को मिल रहा है और ये ब्रेक होते हुए नज़र आ गया। लेकिन अगर क्या पता ये बुलिश हो और ये जो ब्रेक हुआ है ये रियल में ब्रेक नहीं हुआ हो, तो इसको हम टाइम फ्रेम अच्छे से दूसरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर टाइम फ्रेम अलग अलग कैंडल्स बताएगा, अलग अलग पैटर्न बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट एनालाइज करना है। अब जैसे कि 5 मिनट के अंदर हमको ये सपोर्ट लेवल दिखा, हम इसको 15 मिनट्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमको थोड़ा इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट दिख रहा है लेकिन इतना भी सही ठीक से नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट्स के अंदर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और अभी आप इसको देखोगे जो इसको 15 मिनट्स के अंदर आपको जो सपोर्ट लेवल दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि इस जगह पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पे भी हमको एक सपोर्ट लेते हुए प्राइस नज़र आ सकती है। अभी इसको आप अगर 15 मिनट्स से और भी ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर करोगे, मान लीजिए आपने 4 आवर के अंदर कर दिया, तो आपको क्या यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है इतना, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अलग कैंडल्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है, मतलब आपको 4 आवर में ये बुलिश नज़र आ रहा है कि यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगा। लेकिन आपको वही यहाँ पे 15 मिनट्स के अंदर देखोगे, 15 मिनट्स के अंदर लगाते 15 मिनट्स के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बाज़ार यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको बाज़ार अलग अलग डाटा शो करता है। 1 डे के अंदर आप अगर लगाओगे तो 1 डे के अंदर आपको कुछ बाज़ार इस तरीके से दिख रहा है, जो इसका पहले जो बाज़ार ने यहाँ पे हमको रजिस्टेंस दिखाया था वहाँ से वापस बाज़ार ऊपर ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। तो आपको हर कैंडल अलग अलग डाटा शो करती है, इसीलिए आपको जो टाइम फ्रेम है वो आपके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। अगर आप इसको इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से देखते हो कोई भी चार्ट, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट लगा दिया, हम इसको इन्वेस्टिंग के लिए देखते हैं, तो हम यहाँ पे जो इसका टाइम फ्रेम रखेंगे वो 1 वीक का देखेंगे। 1 वीक के अंदर ये बाज़ार किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल ढूंढेंगे कि 1 इन्वेस्टिंग के लिए, ओके। तो इन्वेस्टिंग के लिए हमारा सपोर्ट लेवल ढूंढेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। फिर वहाँ पे हम अगर लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री बनाते तो इस जगह पे हम एंट्री बनाते, ठीक है। तो क्या होता कि बाज़ार लंबे टाइम में ऊपर जाते हुए हमको नज़र आ जाता, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर आप देखोगे कि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर बनाना है, फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको इसको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, इसको 1 डे के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर करना होगा। 1 डे के अंदर आपको बाज़ार यहाँ पे रेजिस्टेंस पे भी दिखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बाज़ार के अंदर ये रेजिस्टेंस है हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम में। अभी इसको आप अगर देखोगे 1 डे से और भी इसको कम टाइम फ्रेम में करोगे तो वहाँ पे आपको और डाटा अलग शो होगा। इसको 1 आवर के अंदर करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बाज़ार जो है इस तरीके से बाज़ार अप ट्रेंड में एकदम अच्छे से हमको बुलिश यहाँ पे मार्केट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम आपको अलग अलग डाटा शो करता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से नीचे से एक अच्छा सा सपोर्ट लेते हुए भी नज़र आ रहा है कि बाज़ार अच्छे से ऊपर निकलते हुए मार्केट के अंदर जा रहा है। तो आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर एनालाइज करना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको 1 आवर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेंड को पहचानने में, और कोई पैटर्न बनता है तो उसके लिए, और बाज़ार के अंदर कोई ब्रेकआउट होता है तो वो आपको 15 मिनट्स के अंदर चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए देखना है तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखोगे, शॉर्ट टाइम के लिए देखोगे तो फिर शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो कोई आपने देखा होगा 5 मिनट की कैंडल में ही ज़्यादातर लोग देखते हैं, 3 मिनट की कैंडल में कोई ज़्यादा फास्ट करता है, वो 1 मिनट की कैंडल में भी कर देता है। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम का यहाँ पे अलग अलग रोल होता है, तो आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने इतना कुछ सीख लिया, तो अभी हमारा जो बाकी रहा है पार्ट, वो यहाँ पे मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया पहले, तो हमने अब तक जो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे एक ही बाकी रहा है जो कि है इंडिकेटर। दोस्तों इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर को आपको मैं आसान भाषा में बताता हूँ कि इंडिकेटर हमको ट्रेंड को बताता है कि कौन सा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, या फिर मार्केट के अंदर कहाँ से बाइंग हो सकती है, कहाँ से सेलिंग हो सकती है, वो हमको इंडिकेटर बताता है। अब इंडिकेटर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि हमारा जो
मौसम का ऊपर रहता है, डिपार्टमेंट रहता है जो हमको कभी कभी ये बताता है कि आज बारिश होने वाली है, कल बारिश होने वाली है, आज मौसम ख़राब होने वाला है। जो हमारा परफेक्ट नहीं होता कि कल के दिन बारिश, उन्होंने बोला कि बारिश होगी तो ऐसा ही बारिश होगा, लेकिन वो उनका इंडिकेटर है, वो बताते हैं कि अगर बारिश हो सकती है कल। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर भी हमको कंफर्मेशन देता है या फिर हमको थोड़ा यहाँ पे जो है मोटिवेट करता है ट्रेड के अंदर एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि इंडिकेटर आपको अगर बताएगा कि यहाँ से बाइंग करना है और आपका प्राइस एक्शन, आपका जो साइकोलॉजी है, सब कुछ आपको बाइंग की ओर बता रहा है, तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिकेटर भी इस तरीके से चार्ट के अंदर काम करता है। वैसे तो कई सारे इंडिकेटर है, लेकिन मैं आपको कुछ इंडिकेटर बताऊँगा। अगर मैं इंडिकेटर को भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बनाने के लिए तो यहाँ पे इसके ऊपर 30 वीडियो भी बन जाए, लेकिन आपको इतना अच्छे से बिल्कुल इस एक ही वीडियो में नहीं समझा सकता, तो आपको अलग अलग वीडियो पे समझाना पड़ेगा। तो आपको जिस भी इंडिकेटर पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ कुछ जो आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर बताऊँगा, RSI इंडिकेटर। आपको इंडिकेटर के अंदर जाना है, आपको यहाँ पे RSI इंडिकेटर को यहाँ पे चार्ट के अंदर लगा देना है। तो RSI इंडिकेटर कुछ इस तरीके से हमारा चार्ट के अंदर लग जाएगा, जिसके यहाँ से आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप सेटिंग भी चेंज इसको कर सकते हो और यहाँ से आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये RSI कुछ इस तरीके से बताएगा। अब ये हमको क्या बताता है कि बाज़ार के अंदर ये लेवल है इसका RSI का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 30 का लेवल। अगर ये 30 के लेवल से नीचे आए मतलब यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है हमको, और अगर ये 70 के ऊपर जाए तो मतलब यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, और ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में अब आपको अलग अलग जगह दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाज़ार कंटिन्यू फॉल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बाज़ार इस जगह पे ज़्यादा ही नीचे आ गया था RSI अपने 30 के लेवल से, तो यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग का सिग्नल मिल गया था हमको इंडिकेटर के थ्रू। और अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाते तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव देखने को मिल गया। तो हमको ये RSI इंडिकेटर ने भी हमको पहले से ही बता दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर्स काम करते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है, आपको ये अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से शो करता है डाटा। ठीक है, अभी अगर इसको 1 डे के चार्ट में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि इसके अंदर एंट्री बनाना, तो आप RSI को देख सकते हो कि ये हमारा क्या एंट्री के लिए अच्छी जगह बन के आ रही है। तो ये हमारी अभी तक अच्छी जगह बन के नहीं आ रही, क्योंकि हमको अच्छी जगह अगर मिलती थी तो वो 30 के आसपास देखने को मिल सकते थे। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट इंडिकेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 30 के पास आया, यहाँ पे एंट्री करवाता तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते, तो यहाँ से इतना हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से वापस यहाँ पे भी 30 पे आया था, तब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया था मार्केट के अंदर कि यहाँ से जो है प्राइस ने एक अच्छा सा हमको एंट्री जगह दी, फिर यहाँ से बुलिश मार्केट हो चुका था। ठीक है, तो RSI हमको इसी तरीके से यहाँ पे बताता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको 70 के ऊपर जाते हुए नज़र आया, मतलब यहाँ पे सेलिंग का हमको देखना है, यहाँ पे हमको बाइंग का नहीं देखना है। तो RSI आपको इस तरीके से यहाँ पे बता देता है और आपको कभी ट्रैप होने से भी बचा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक लेवल दिख रहा होगा, यहाँ पे जब बाजार चल रहा था तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस ग्रीन कलर की कैंडल में ये आपको कंफर्म ऐसे ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है ऊपर की ओर, लेकिन RSI में आप देखिए तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अपने 70 के लेवल पे था, फिर ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो आपको सेलिंग का ये बता रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलिंग के अंदर देखना चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे बाइंग का बता रहा है ब्रेकआउट। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू, फिर ये वापस से रिवर्स हो गया पूरा, फिर यहाँ पे देखिए ये पूरा जो मार्केट था वो सेलिंग के अंदर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंडिकेटर हमारे कभी कभी हेल्प कर सकते हैं। तो ये RSI इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको एक और दूसरा इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। बताने के लिए तो बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन सब इंडिकेटर को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो। ठीक है, ये MACD का इंडिकेटर है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जब ये क्रॉस ओवर होता है, यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस ओवर होता है, तब मतलब आपको सेलिंग का ट्रेड देखना है। यहाँ पे आपको सेलिंग का ट्रेड देखना था, फिर वापस से जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता तब तक हमको एंट्री बनाए रखनी है। इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसको हम सेटिंग इसकी चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो भी सेटिंग इसकी अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है,
इसको हर टाइम फ्रेम के अंदर हम देख सकते हैं। जो जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको लगाएंगे उसके अंदर ये हमारा काम करते हुए नज़र आएगा। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको RSI को, जो आपको इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन पे दिखने को मिल रहा है। और आपको यहाँ पे जो ऊपर में जब ब्रेकआउट हुआ था तो आप यहाँ पे देखिए, ये जब अगर साइडवेज होता है ना तो इस जगह पे आपको यहाँ पे नीचे इसके जो यहाँ पे दिख रहा होगा वॉल्यूम, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको जब ये ऐसे दिख रहा है तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज है, यहाँ पे इतना ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये सेलिंग का वॉल्यूम कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग हमारी आई है तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आया। जो इसका जो है वो आपको हिस्टोग्राम इसको बोलते हैं, जो इसमें बीच में ग्रीन और रेड दिख रहा है इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ से ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए एक बेयरिश सिग्नल हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको MACD इंडिकेटर को समझ सकते हो, जो आपको हमेशा जब क्रॉस ओवर होता है तब आपको बाइंग का सिग्नल और सेलिंग का सिग्नल बताता है कि मार्केट के अंदर कहाँ से बाइंग हो सकती है, कहाँ से सेलिंग हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको इसका क्रॉस ओवर देखने को मिला था इस जगह पे, और यहाँ से फिर देखिए बाज़ार के अंदर एक अच्छा सा आपको अप ट्रेंड देखने को भी मार्केट के अंदर मिल गया था, ठीक है। फिर इसको हमने इसने जो सेलिंग का सिग्नल दिया था वो इसके इस लेवल पे कहीं पे दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेलिंग का लेवल हमको बता दिया था। तो इस तरीके से MACD इंडिकेटर भी काम करता है। अब जो हम दूसरा इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे तो वो वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम के साथ में हम इसको EMA को भी देख लेते हैं, जिसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। और वॉल्यूम, ये दोनों ही मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहले मैं आपको वॉल्यूम को बता देता हूँ। वॉल्यूम नीचे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये वॉल्यूम जब जनरेट होता है जब कभी प्राइस एक अच्छा सा हमको ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिलता है, बाइंग या सेलिंग होती है स्टॉक के अंदर, तब हमारा ये वॉल्यूम जनरेट होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम हमारा तभी जनरेट होता है जब हमारे अंदर कोई ट्रेडिंग करता है, कोई स्टॉक को बाय या सेल कर रहा होता है तो हमारा वॉल्यूम जनरेट होता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमको ये शो करता है। अगर मार्केट के अंदर बाज़ार इस तरीके से कुछ गिर रहा है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है कंटिन्यू यहाँ पे जो है ऊपर के लेवल से आपको गिरते हुए नज़र आया इस यहाँ तक। और आप अगर वॉल्यूम के अंदर देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे जो है ऊपर की ओर जाते हुए नज़र आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे शेयर्स के अंदर जो सेलिंग हो रही है वो कंटिन्यू एक रियल सेलिंग हो रही, तो ये वॉल्यूम आपको ये बता सकती है, ठीक है। और जब कभी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कभी भी ब्रेकआउट होता है तब ये वॉल्यूम अचानक से अच्छा सा होने लग जाता है। तो वॉल्यूम आपको हमेशा समझना है कि वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इसका एक बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा था, ठीक है, 1 वीक के अंदर। अब 1 वीक के अंदर आप देख सकते हो जब इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे पहले ब्रेकआउट हुआ था लेकिन इतना वॉल्यूम यहाँ पे नज़र नहीं आया हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आया। मतलब यहाँ पे कई लोगों ने बाय करा, कई लोगों ने पोजीशन बनाई, कई लोगों ने शेयर सेल करा। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिर ब्रेकआउट आपको सस्टेन करते हुए नज़र आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के बाद में आपको कैसे मार्केट हमारा चलते हुए नज़र आ गया था। तो इस तरीके से वॉल्यूम वर्क करता है। ये भी आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग वॉल्यूम शो करेगा। 5 मिनट के अंदर आपको ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमको शो करेगा, और वही ये अगर आप इसको अलग टाइम फ्रेम में देखोगे तो अलग आपको ये शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बाज़ार अपने ट्रेंड लाइन पे आया था तो यहाँ से एक वॉल्यूम जनरेट हुआ, फिर ये जो है बाज़ार ऊपर कंटिन्यू निकल गया, ठीक है। फिर बाज़ार यहाँ पे सेलिंग में आ रहा था, लेकिन आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा सेलिंग अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि वॉल्यूम इतना हमको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम हमको इंक्रीज होते हुए थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, और यहाँ से देखिए बाज़ार ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। मतलब बायर्स लोग चाहते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकले, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट हो रहा है साथ ही में प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो वो हमको शो करता है कि प्राइस अभी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ पे रहा था तो बाज़ार जैसे ही इसको लेवल को निकाला था, इसके बाद में आप देखिए मार्केट ने एक अच्छा सा गैप अप ओपनिंग दिया, तो जहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, प्रॉफिट यहाँ पे अचानक से आपको वॉल्यूम दिखा था, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, तो इसके वजह से यहाँ पे गैप अप देखने को मिला। फिर ये जो है साइडवेज होते हुए नज़र आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी तक इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया तो वॉल्यूम जनरेट हुआ। मतलब बाज़ार लोग यहाँ पे वापस ट्रेड के अंदर एंट्री या फिर एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाज़ार वापस से आपको ऊपर जाते हुए नज़र आ गया।
दूसरा हम वॉल्यूम को एक और तरीके से समझ सकते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर। जब भी आपको कभी एक अच्छा सा वॉल्यूम नज़र आए किसी की कैंडल के अंदर, आपको मैं इसको दूसरे कैंडल के अंदर आपको बताता हूँ, दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। आपको अब देखना है मार्केट जहाँ पे भी चल रहा होता है, सबसे बड़ा जो वॉल्यूम आया होता है ना, उस जगह को आपको पहले देखना है कि कहाँ पे आपको एक अच्छा सा वॉल्यूम नज़र आया है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को 2 जगह पे वॉल्यूम नज़र आए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आया है, तो यहाँ पे देखिए बाज़ार के अंदर वॉल्यूम ये इस जगह पे कैंडल के अंदर बहुत अच्छा नज़र आया था। तो आपको क्या करना है, ये जो कैंडल है ये इसके अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है, मतलब इसका अभी कारण आपको देखना है कि यहाँ पे इसका कारण क्या था वॉल्यूम जनरेट होने का। तो आप अगर इसको देखोगे तो मार्केट के अंदर इस जगह पे एक हमारा ये सपोर्ट लेवल था, ये अगर ब्रेक हो गया तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी की, यहाँ पे किस लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बनाई, किसी ने यहाँ पे किसी के पास यहाँ पे होल्डिंग होगा तो वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। कोई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट के नीचे मिल रहा है तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा इस तरीके से जनरेट होता है। लेकिन अगर आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहो तो आप इसको 1 डे के अंदर और देख सकते हो कि हमको एक अच्छा सा वॉल्यूम देखना है कि जो बड़ा सा वॉल्यूम रहता है ना, वो हमको देखना है कि बड़ा सा वॉल्यूम कहाँ पे किस साइड में आता है। तो हमको यहाँ पे इस जगह पे वॉल्यूम देखने को मिला एक बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे शेयर के अंदर आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और मार्केट डाउन साइड में भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग हुई। ये इलेक्शन की वजह से इतनी बड़ी कैंडल्स बनी है, तो इसको आप एक बार इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इलेक्शन के कारण ये कैंडल्स बनी हुई है हमारी, ठीक है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल कोई जगह बताता हूँ जो आपको एक अच्छी सी कैंडल दिखती है ना, यहाँ पे कैंडल्स इतनी अच्छी हमको वॉल्यूम को नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आपको एक अच्छी सी कैंडल के लिए आपको कोई दूसरा स्टॉक ही देखते दूसरे स्टॉक के अंदर ही हम देखते हैं कि कहाँ पे हमको एक अच्छा वॉल्यूम नज़र आता है। SBI का स्टॉक हम ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमको वॉल्यूम कहाँ पे नज़र आ रहा है एक अच्छा सा आते हुए। तो बाज़ार के अंदर वॉल्यूम हमको इस लेवल पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको भी नज़र आया, तो वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आया। तो जब भी कभी एक अचानक से वॉल्यूम नज़र आए ना, तो उसका पहले तो कारण देखना कि वो वॉल्यूम किस कारण आया होगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हो सकता था, ठीक है। दूसरा, अगर जिस भी कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम आए, मान लीजिए इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका हाई और लो आपको मार्क कर देना है, इसका हाई और इसका लो। अब बाज़ार के अंदर आपको वेट करना है, जिस साइड भी बाज़ार इस कैंडल को ब्रेक करे उस साइड में आपको मूव मिल सकता है, ठीक है। तो बाज़ार के अंदर अगर इस कैंडल पे ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है और बाज़ार वापस से इसके लो को निकालेगा, तो हो सकता है बाज़ार वापस से एक अच्छा सा बेरिश मूव दे दे, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है एक कैंडल पे, उसको अगर अप साइड में ब्रेक करे तो हो सकता है वहाँ से प्राइस एक अच्छा सा हमको बुलिश मूव देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे वॉल्यूम को इस तरीके से रोल है। अभी यहाँ पे भी देखिए, जब भी वॉल्यूम अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। इस कैंडल के अंदर भी आप देख सकते हो वॉल्यूम ने अपना सपोर्ट ब्रेक करा, तो वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अचानक से वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेडिंग का जो था वो नॉर्मल रह गया और यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर वापस से देखोगे तो अपने सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसके बाद में इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो ये कंटिन्यू यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम जनरेट होते हैं और वॉल्यूम जिस कैंडल पे आए उस कैंडल का अगर हाई लो ब्रेक होता है, अगर अच्छा वॉल्यूम हो तभी। जैसे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है इस कैंडल का आपको हाई लो मार्क कर देना है। अब इसका कैंडल का हाई लो आपको ऊपर की ओर ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में ऊपर थोड़ा बुलिश होते हुए नज़र आ गया है। और कोई वॉल्यूम वाली देखेंगे कैंडल, तो जैसे कि यहाँ पे ये रेड कैंडल दिख रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है, तो ये गैप डाउन देखने को मिला था एक दिन के अंदर। तो हो सकता है ये इसकी वजह से भी हमारा वॉल्यूम जनरेट हुआ हो, तो ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट काम नहीं किया क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद में भी, क्योंकि ये हो सकता है वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है ये इतना जो गैप डाउन देखने को मिला इसकी वजह से वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको इसको इग्नोर करना है। दूसरा, आपको यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है इस कैंडल पे, तो आपको इसका हाई लो जैसे कि मार्क कर दिया और आपको इसने देखिए डाउन साइड में इसने क्लोजिंग दी, लेकिन बाजार ने क्या किया, वॉल्यूम यहाँ से डायरेक्टली कम होना लग गया। तो क्या होगा कि जब वॉल्यूम अगर कम होने लग जाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाजार जो है बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप फिर एंट्री ज़्यादा टाइम नहीं बना सकते। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को एनालाइज करना सीखिए,
तब जाके आप अच्छे से यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कर सकते हो। और बाज़ार अगर अच्छे से अप ट्रेंड में चल रहा हो और वॉल्यूम अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा हो तो वहाँ पे बाज़ार और भी ज़्यादा ऊपर जाने का चांस होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और बाज़ार भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो। अगर बाज़ार यहाँ पे बेरिश है, कंटिन्यू बाज़ार गिर रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखना है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकता है। मतलब ये एकदम बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वॉल्यूम भी यहाँ पे चांस बता देता है। दूसरा हमको कंफर्मेशन भी दे देता है वॉल्यूम, जब भी कभी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तब। तो आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम जो देखने वाले हैं, जो मैंने आपको एक कैंडल जो मैंने बताया था आपको मूविंग एवरेज का, ये आपको अभी मैं बता देता हूँ। तो मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। ज़्यादातर आपने सुना होगा 9 और 15 और 20 EMA, वो ज़्यादा यहाँ से सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, जो कि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि मैंने ये 20 EMA लगा दिया। लोग यहाँ पे किस लिए ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, जब कभी शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे के लिए करते हैं, तो अगर ये कैंडल को हाई इसका ब्रेक करे, इस कैंडल के ऊपर मार्केट चल रहा हो तो मार्केट अभी ऊपर और जा सकता है, ठीक है। तो ये हमको जो है मूविंग एवरेज जो है हमको शो करता है इंडिकेटर। यहाँ पे प्राइस जब आया तो प्राइस हमेशा क्या करेगा, अपने मूविंग एवरेज के आसपास आने का कोशिश करेगा, जहाँ से वापस से फिर इस जगह पे अपना सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर बाज़ार वापस से रिवर्स हो सकता है। अगर बाज़ार इस मूविंग एवरेज को नीचे क्लोजिंग दे कैंडल, तो वहाँ से हमारा ट्रेड एंट्री से निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये जो मूविंग एवरेज है कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर है, मतलब बाज़ार ऊपर और जा सकता है और यहाँ से सपोर्ट दिखा सकता है। लेकिन बाज़ार अगर कुछ इस तरीके से ये मूविंग एवरेज है जो कि बिल्कुल फ्लैट है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, यहाँ पे हमको एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम समझ सकते हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग यहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं तो वो 100 EMA 50 EMA वो भी इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने 50 EMA कर दी तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर 50 EMA के ऊपर प्राइस है तो मतलब एक अच्छा सा अप ट्रेंड आ सकता है। 50 EMA के नीचे है मतलब यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो सकता है या फिर डाउन ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने 200 EMA के बारे में आपको बताया होगा, जो कि इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए ये अच्छी होती है। अगर हमारा कभी लॉन्ग टाइम के व्यू से इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से देखें तो हम 200 EMA को देख सकते हैं एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर 200 EMA पे कोई आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 200 EMA बिल्कुल फ्लैट थी, तो फ्लैट पे आपको इतना नज़र नहीं रखना है। आपको जब भी मार्केट अगर एक अच्छा सा बुलिश होना, उसके बाद 200 EMA पे जब प्राइस आता है ना, तो वहाँ से वो सपोर्ट दिखा सकता है। यहाँ पे मार्केट तो साइडवेज था तो हमको इतना नहीं दिखाया, लेकिन अगर मार्केट एक अच्छा सा हमको चलते हुए नज़र आए तो वो हमको 200 पे सपोर्ट दिखा सकता है। जैसे कि यहाँ पे बुलिश मार्केट था, अब ये 200 EMA पे आने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे 200 पे आ चुका है। फिर यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, मार्केट हमारा कंटिन्यू नीचे गिर रहा था, तो यहाँ पे देखिए 200 के नीचे आ गया था। अभी अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो हमारा मूविंग एवरेज भी कंटिन्यू ऊपर चली जाएगी, फिर से हमारा मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट यहाँ पे दिखा सकता है। तो इस तरीके से EMA हमको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम करती है। ज़्यादातर यहाँ पे 950 EMA होती है जो कि ट्रेडिंग के लिए काम की जाती है, जो कि आपको 15 EMA भी लगा के बता देता हूँ, जो कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे यूज करते हैं। वो आपको यहाँ पे शो करते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर जो ट्रेडिंग करते हो शॉर्ट टर्म के अंदर ऑप्शन के अंदर, तो उसके अंदर ये हेल्प कर सकती है। जब भी इसके अंदर बेरिश कैंडल एक बने तो वहाँ पे सेलिंग का देखना है। अगर इस EMA के नीचे है तो हमको सेलिंग का देखना है। अगर EMA के ऊपर है मार्केट तो इसको हम ऊपर अप ट्रेंड के लिए देखना है। लेकिन कैंडल ओनली इतना समझना ज़रूरी है कि आपको अगर मूविंग एवरेज अच्छे से ऊपर नज़र आ रही है तो मतलब अप ट्रेंड अच्छा सा है। अगर हमको ये नीचे की ओर अच्छे से नज़र आ रही है तो हमारा नीचे की ओर मार्केट गिर सकता है, ठीक है। और अगर फ्लैट है तो वहाँ पे मार्केट हमारा साइडवेज हो सकता है। तो इस तरीके से ये EMA काम करती है। EMA इंडिकेटर बता दिया। अभी मैं आपको कुछ इंडिकेटर बता देता हूँ, जैसे कि कुछ ये और भी है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम इसको शॉर्ट में ही बताता हूँ। जैसे कि ये बॉलिंजर बैंड, ये भी एक तरीके की इंडिकेटर है जो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में यहाँ पे शो होती है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरीके से काम करती है। इसको मैं कम टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ ताकि जल्दी से मैं आपको बता दूँ। 50 मिनट्स के अंदर देखते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है
कि ये जो चैनल होता है ऊपर और नीचे आपको 3 इसमें लाइन दिखती है चैनल के अंदर, इस इंडिकेटर के अंदर। इसमें क्या होता है, जब भी ये साइडवेज होता है तो ये छोटा छोटा हमको ये बनते हुए नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे काम क्या करता है, जो इसका ऊपर का चैनल है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जो यहाँ पे बीच में जो आपको लाइन दिख रही है ये 20 EM है, जो मैंने आपको मूविंग एवरेज बताई उसका सिंपल जो मूविंग एवरेज होता है वो ऐसे में है 20, ठीक है। और आपको ये जो नीचे दिख रही है इस मूविंग एवरेज का जो बैंड, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब बाजार क्या करेगा कि एक बार मार्केट इसको लोअर बैंड को टच करेगा, फिर यहाँ से बाजार इसके अपर बैंड को टच करेगा, फिर वापस से वहाँ से अपर बैंड से बाजार लोअर बैंड तक आएगा और लोअर बैंड से वापस अपर बैंड तक जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हो, अपर बैंड लोअर बैंड अपर बैंड इस तरीके से। लेकिन बाजार अगर हमारा एकदम से अचानक से बुलिश हो जाए तो हमारा यहाँ पे ये कुछ इसका मुंह जो है इसका बॉलिंजर बैंड का ये वो एक ओपन हो जाता है। तो ये ओपन होता है तब आपको यहाँ पे देखना है कि बाजार एक अच्छा सा हमको मूव देते हुए नज़र आ जाता है और यहाँ पे अच्छी सी हमको फिर बाइंग की पोजीशन भी बनाने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए बाजार अगर इसके ऊपर के लेवल पे है तो और यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा तो मतलब आपको यहाँ से सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ ऐसे देखोगे ना तभी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अगर बाजार बाई चांस मूविंग एवरेज के ऐसे बाहर निकल गया है कैंडल, तो ये कैंडल चाहेगी कि अपने इस जो है बॉलिंजर बैंड इसके अंदर आने का कोशिश करेगी, ठीक है, और अपर बैंड तक जाने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर बाजार अच्छा सा अप ट्रेंड में है यहाँ पे, तो फिर बाजार क्या करेगा, अपने जो ऐसे में है 20 वहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाजार हमको इस जगह पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, जो इसके बीच के बैंड है यहाँ पे। फिर बाजार वापस से यहाँ पे कंटिन्यू हमको फॉलो करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब भी अप ट्रेंड में होगा तो ये एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट भी लेते हुए नज़र आ जाएगा और यहाँ से फिर बुलिश भी वापस से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट ये चलता है। ये बॉलिंजर बैंड है, इसको सिंपल आपको ऐसे ही समझ सकते हो। अब यहाँ पे भी देखिए ये जो है मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू एक अच्छी सी यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट लेवल बना हुआ था हमारा मार्केट के अंदर। लेकिन जब भी इस मार्केट ने ब्रेक करा तो ये मैं आपको एक बताता हूँ, देखिए आपको हर जगह बॉलिंजर बैंड बड़ी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन कहीं पे आपको बिल्कुल छोटी सी दिख रही होगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉलिंजर बैंड का जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का साइज़ कितना छोटा हो गया और यहाँ पे कितना ज़्यादा बड़ा है। मतलब जब भी ये प्राइस अगर छोटा होता है इस तरीके से यहाँ पे, तो उसके बाद में एक अच्छा सा हमको अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में मूव देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज था, हमारा बॉलिंजर बैंड बिल्कुल छोटा हो गया और यहाँ से फिर एक अपर की ओर हमको देखने को मिल गया। फिर इसका वापस से ये बॉलिंजर बैंड है ये थोड़ा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो जब भी ये एक छोटा सा वापस चैनल बनाए तब आपको ये जब भी ब्रेक होगा तो उस साइड आपको मूव आते हुए नज़र आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर से ये पूरा यहाँ पे साइडवेज हो गया और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बन गया। ये जो दोनों ऊपर अपर बैंड और लोअर बैंड पास में आने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ पे जिस साइड भी ब्रेक होता है तो उस साइड में हमको थोड़ा सा एक मूव देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस इंडिकेटर का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी ये साइडवेज था, फिर यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा सा ऊपर मूव देखने को मिल गया। तो ये आपको कभी पोजीशन बनाते हो अप साइड में या फिर डाउन साइड में, तो वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है एंट्री बनाने के लिए। तो हम बहुत कुछ इंडिकेटर के बारे में सीख चुके हैं। इंडिकेटर बताने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटर है, लेकिन हर इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता अभी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका कोई भी इंडिकेटर हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को बिंदास कमेंट में बताओ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा और हर तरीके के इंडिकेटर को आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और आपका एक कमेंट ज़रूर मेरे को शेयर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये जो बनाया है कोर्स बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।